तो और कल्टीवेटर इन मैजिक वर्ल्ड के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो वो दूसरे लोग थे वो डार्क के उस टाइटन को दूसरे लोगों को इतनी आसानी से मारते हुए देखकर बोलते हैं कि जल्दी से और हमारे देश से कुछ और सिपाहियों की मांग करो। और जो दुश्मन है उसके पास में टाइटन के नए मॉडल के अंदर एक मास्टर बैठा हुआ है और बाकी जितने भी लोग हैं वो एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाओ और अभी अपने भाले को फेंकने के लिए थोड़ा समय लाओ। और तभी कोई जो वो टाइटन होता है वो कहता है हाँ कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है नहीं, और तुम ये सारी चीजें हमेशा खुद से एंजॉय करते थे। तो डार्क कुछ बोलता नहीं है। टाइटन कहता आखिर तुम अचानक से ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो और ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो तो दोस्त। और हम देखते हैं कि डार्क हाफते हुए कहता शट अप तुम पागल बास्टर्ड कहीं के। और टाइटन कहता मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ और क्या तुम्हें भी मारना मजा नहीं, और क्या तुम्हें भी लोगों को मारने में मजा नहीं आता और तुम मना मत करो। डार्क कहता कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मुझे ऐसी किसी चीज में बिल्कुल मजा नहीं आता जैसे किसी दूसरे को मारना हो। और हम देखते हैं कि डार्क को वो उस लड़की की बात याद आती है कि इसके अंदर एक ड्रैगन का दिल है और धीरे धीरे इसके अंदर की ईगो भी ताकतवर होती जाएगी। टाइटन कहता है कि मैं तुमसे कनेक्टेड और मैं ये महसूस कर सकता हूँ और हम दोनों एक जैसे, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम भी लोगों को मारने के लिए ही बने हो। डार्क कहता है कि हम लोग कनेक्टेड है और हम लोग एक जैसे। और वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए मन में सोचता क्या हो सकता है कि ये मेरे जो अंदर का ड्रैगन का दिल है और इस टाइटन के अंदर का ड्रैगन का दिल एक समझ रहा हो ये खुद को। और टाइटन कहता है तुम भले इसके बारे में कितना भी मना करो लेकिन तुम भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो नहीं, और ये एकदम इस लाल खून की फीलिंग, और अगर तुम भी इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जैसा कि तुम उनको देखो तुम भी महसूस कर सकते हो। डार्क कहता कि मैं। और हम देखते हैं कि वो अपने पिछली जिंदगी वाला वो फ्लैशबैक याद करता है जहां पर कि लोगों को मारकर वो मुस्कुरा रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि किसी और तरफ जहां पर कि एक गैम नाम की जगह होती है और यहाँ पर मिनरवा किसी से लड़ रही होती है अपने टाइटन में और कहते हैं कि हाँ, और अगर तुम्हारा छुपकर पीछे से हमला करने वाला अम्बुश फेल हो जाता तुम सामने से लड़ गए और तुम सच में अपने ये महान एम्पायर के घमंड में इतने फंस चुके हो कि तुम वही नॉर्मल स्टैंडर्ड को ही फॉलो करते हो। तो सामने वाला कामू कहता है कि नॉर्मल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करना वो एक सबसे बेकार चीज होगी जो कि महान एम्पायर के साथ में हो सकती है, लेकिन हम तुम जैसे नकली एम्पायर जैसे बिल्कुल नहीं जो कि फालतू की ट्रिक्स खेलते। और वो दोनों लड़ रहे होते हैं और साइड में भी ड्यूक लुएन और दूसरी वो लड़की लीसा लड़ रही होती है। और लुएन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों ने अपना लेसन सीख लिया और किस तरह से अब वो लाल टाइटन यहाँ पर इस नॉर्मल लड़ाई में नहीं है। और लीसा कुछ नहीं बोलती है। और आगे लुएन कहता लेकिन भले ही तुम्हारा ये काला टाइटन कितना ही ज्यादा आर्मर में क्यों ना हो लेकिन ये हमारे एंटीगोन के सामने नहीं टिक सकता और हमारे बीच का गैप ही इतना ज्यादा बड़ा है टाइटन के बीच का। तो लीसा कहती मुझे याद नहीं था कि तुम इतने ज्यादा बातूं नहीं थे। लुएन कहता तुम जो चाहो बोलो लेकिन भले ही तुम और कामू यहाँ पर रुक जाओ लेकिन तुम्हारे दूसरे जितने भी सिपाही वो इतना नहीं टिक पाएंगे और आज के दिन तुम लोगों का अंत होगा। और दूसरे सिपाही बोल रहे थे नहीं हमें पीछे धकेला जा रहा है और वहीं पर टिके रहो और हमें यहाँ पर कोरिन के रॉयल नाइट स्क्वाड यहाँ पर टिके रहो। और लीसा वहाँ पर वो सब सुन रही होती है। हम देखते हैं कहीं पर महल के अंदर चेरी बोलता है कि 1 मिनट, और दोनों ही साइड बराबर है और यहाँ तक कि कामू और लीसा वो दोनों वहाँ पर है। तो एक लड़की कहती यस योर हाइनेस, और उसके सिवाय जो मिनरवा और ड्यूक लुएन है वो भी उस लड़ाई में आ चुके हैं और दुश्मन के पास में एक नया टाइटन मॉडल है जिसका कि हमारे ब्लैक नाइट से ज्यादा आउटपुट है। चेरी कहता 1 मिनट, और आखिर एलन के वहाँ की चीजों का क्या, और क्या जीरोने ने कहा कि वो अंत में जीतेगा। तो वो लड़की कहते कि यहाँ पर वहाँ पर भी कुछ नए टाइटन मॉडल्स है जिनके अंदर की मास्टर है और वहाँ पर उनको भी बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही है, तो इसीलिए उन्होंने थोड़े सिपाहियों की मांग की है। चेरी कहता मास्टर, और 1 मिनट, जो 2 कारुमा के मास्टर है वो दोनों तो अभी हमारे लेसा और कामू से लड़ रहे नहीं, तो क्या ये हो सकता है कि एक और मास्टर था जिसके बारे में हमें नहीं पता था, और जिनको समझना है तो बता दूं। डार्क अभी एक अलग जगह पर लड़ रहा और वो जो दूसरे 4 मास्टर है मिनरवा वगैरह वो एक दूसरी ही तरफ लड़ रहे, तो ये उस जगह की बात हो रही है। हम देखते हैं कि कहीं पर लाल कलर के जो फैंटम नाइट स्क्वाड होती है उनके सामने कुछ टाइटन्स होते और वो लड़ते, और फैंटम नाइट वाले कहते हैं कि उनके टुकड़े टुकड़े कर दो और 10 लोगों के कैप्टन्स। और हम देखते हैं कि पीछे से कुछ टाइटन्स ऊपर कूदते और कहते काराटूस के लिए, और इसी तरह से वो लड़ रहे होते। एक जो सामने वालों का कमांडर होता है कहता 1 मिनट रुक जाओ, और बिल्कुल, और जो सामने वालों का कमांडर होता है वो कहता वहीं पर टिके रहो और बिल्कुल भी हिलना मत, और हमारे पास में नंबर की एडवांटेज है और हम लोग इनसे जीत सकते हैं, और उस पल के लिए रुको जब तक कि उसका माना खत्म ना हो जाए। और वो मन में सोचा कि हमने इस तरह से प्लान किया था कि हम लोग एक मास्टर से तो लड़ ही सकते लेकिन यहाँ पर उस टाइटन का जो आउटपुट है उसने हमारे सारे प्लान बिगाड़ दिए यार, और आखिर वो वहाँ पर ऐसे खड़ा क्यों, क्या उसका माना खत्म हो गया। और अगर ऐसी बात है तो एक चांस है कि उसके अंदर का जो टाइटन को जो राइड कर रहा है इंसान वो मास्टर नहीं है, क्योंकि अब बस हमें हमारे सिपाहियों के वापस आने का इंतजार करना है जो मदद के लिए आने वाले। और हम देखते हैं कि अंदर वो टाइटन बहुत लोगों को मार रहे होते, और हम देखते हैं कि कहीं पर कोई उस डार्क के टाइटन को दूसरों को मारते हुए देख रहा होता है, और कोई कहता है ये मास्टर नहीं है, वो औरत कहती है सॉरी। तो चेरी कहता है कि लगता है कि इसके पास में यहाँ पर अपने माना स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने का भी माना नहीं है और माना ब्लास्ट तो ये कर ही नहीं सकता, और अगर कोई इस तरह के माना को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता और टाइटन के अंदर बैठा है तो वो इंसान वो एक ग्रेजुएट के लेवल पर होगा।
लेकिन एक टाइटन को हिलाने के लिए और इस जैसे आउटपुट वाले तो माना तो हद से ज्यादा चाहिए होगा। लेकिन अगर ये इतना मूव कर रहा है तो ये इनक्रेडिबल है यार। और ये सामने वाले दुश्मनों से हो सके उतने कम समय में एकदम रिएक्ट कर रहा है और लड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी किताब में लिखा गया हो यार। और ये पक्का किसी सिल्वर क्रॉस नाइट के लिए, हमारे सिपाही के लिए हैंडल करना मुश्किल है। और हमारे तीसरे रॉयल नाइट के स्क्वाड के पैट्रिक और क्रिश्चियन को भेजो। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि 2 लोगों को कहीं टेलीपोर्ट किया जाता है, और एक बंदा कहता है जियोरने, और वो घमंडी रास्काल, वो सच में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन अंत में वो इतना ही कर सकता है। हाँ, दूसरा बंदा कहता मैंने ऑलरेडी तुम्हें बोल दिया ना, वो कोई ऐसा जिसको बस बात करने आता है। और हम देखते हैं कि कहीं पर वापस वो टाइटन बोल रहा था डार्क का कि तुम भले इसको मना करो लेकिन तुम भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो नहीं। डार्क कहता कि हाँ सही कहा। और इसी तरह से मैं बड़ा हुआ और हमारे हेवनली डीमन कल्ट के अंदर ऐसे ही चलता रहता था, और जहाँ पर कि सब खून से सने रहते थे। और वहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने कि अपने मारने के तरीकों को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव भी किया था, और वो इस चीज में बहुत ही ज्यादा मजे भी करते थे और आर्ट की तरह इसको इस्तेमाल करते थे। और टाइटन कहता ओह, और भले तुम कितना भी ज्यादा मना करो लेकिन सच में, और उसी चीज के कारण तुम बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हो नहीं, और अब तुम्हें और इन चीजों को अवॉइड करने की जरूरत नहीं हो। तुम मेरे साथ में मिलकर इनको मारने के लिए बहुत ही ज्यादा लोगों को मार के इन समय को एंजॉय करो, और हम लोग बहुत ही ज्यादा बेस्ट पार्टनर बनेंगे इस दुनिया में। और यहाँ पर हमारे सामने कुछ बहुत ही ज्यादा फालतू के और दयनीय शिकार और ज्यादा एकदम सही समय पर आए हैं। और हम देखते हैं कि 2 लाल कलर के टाइटन आ जाते। एक बंदा कहता है कि तुम सच में अब बहुत ही ज्यादा बड़े हो यार, और एकदम व्हाइट नाइट जितने। दूसरा बंदा कहता है चलो देखते हैं कि आखिर तुम उतने साइज जितने ताकतवर हो कि नहीं। और हम देखते हैं कि वो लोग जिस टाइटन में होते हैं लाल कलर के, वो टाइटन कहता है मुझे लगता है कि उसका आउटपुट मुझसे कई गुना ज्यादा है। तो बंदा कहता है ये कैसे पॉसिबल है यार। और हमारे जो वो रॉयल हाइनेस थे ग्रेशियन, उन्होंने तो कहा था कि इस दुनिया में ऐसा कोई टाइटन नहीं होगा जिसका आउटपुट तुमसे ज्यादा हो। तो वो टाइटन कहता है कि मेरे सामने वाले टाइटन ने तो वो सारी चीजों को अलग ही कर दिया, और उसका आउटपुट मुझसे ज्यादा है और वो हमारी तरफ आ रहा है। और इसी के साथ में वो सामने वाला टाइटन एक हमला करता है, और वो कहता है कि यही तो है वो ताकत और ये फीलिंग जब तुम अपने दुश्मनों को फाड़ दो, इसका कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं दे सकता। और तुम्हारे लिए भी सेम है नहीं। डार्क कहता है कि एंड्रोमेडिया, और लगता है कि तुम सच में ये खून की गंध के कारण बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, और जरा उस चीज पर फोकस करो जो तुम्हारे सामने है। और वो टाइटन कहता क्या, और आखिर वो दोनों कहाँ चले गए। तो डार्क कहता तुम्हारे ऊपर। और हम देखते कि पीछे से वो दोनों ही लाल टाइटन एक एक हमला करते, और डार्क के टाइटन के दोनों सींग काट देते। और टाइटन कहता मेरे सींग, और तुम कमजोरों की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार दूंगा। और सामने वाले टाइटन के अंदर से एक बंदा कहता है कि जैसा कि हमने देखा, और ये बस अपनी बेसिक मूवमेंट में ही ट्रेन किया गया है, और इसकी तलवारबाजी की टेक्निक में तो डरने की कोई चीज ही नहीं है। और हाँ, ये सच में अब ये एक नाइट के बीच की तो लड़ाई रही नहीं। और इसी के साथ में वो दोनों हमला करते, और जब वो तलवार से मारते, डार्क का टाइटन भी हमला करता, लेकिन डार्क के टाइटन की तलवार कट जाती है। और सामने वाला बंदा कहता ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग एक जानवर को मार रहे हैं यार। और डार्क का टाइटन कहता आखिर कैसे हो गया, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि हमारी तलवार टकराई, लेकिन बस मेरी ही तलवार क्यों टूटी। डार्क कहता कि एंड्रोमेडा, और तुम एक बच्चे जैसे हो, और क्या ये बिल्कुल भी तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है। और वो टाइटन कहता एक मिनट, ये मजा क्या नहीं है, और मैंने अभी तक अपने आप को ठीक से एंजॉय नहीं किया। डार्क कहता तुम्हारी बातें सुनने से, जो कि एकदम खून की गंध में एकदम डूबा हुआ यार, और उससे मुझे मेरी ही याद आ रही भूतकाल वाले में। और जैसा कि तुमने कहा है, और मुझे इस तरह से बड़ा किया गया था जब मैं छोटा था लोगों को मारने के लिए, और कुछ समय थे जब मैंने दूसरे लोगों को इसलिए मार दिया क्योंकि मुझे बस खून की प्यास थी, लेकिन ये चीज नहीं थी जिसको मैंने कभी एंजॉय किया। और हम देखते हैं कि डार्क के टाइटन को जैसे बहुत सारे वार हो रहे होते, और डार्क कहता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा मेरा बेवकूफ जैसा इमोशन था, जो कि बस मैं अपनी ही ताकत के कारण उसमें डूबा हुआ था। और टाइटन कहता है इसको रिजेक्ट मत करो, और आज तक तुमने जिस तरह से अपनी जिंदगी जी है। डार्क कहता है कि मेरी जो जिंदगी है वो ऑलरेडी, और हम देखते हैं कि वो कुछ याद कर रहा होता है कि उसके पिछली जिंदगी वाले मास्टर और अभी उस ड्रैगन ने। और डार्क आगे कहता है कि मेरी जिंदगी ऑलरेडी बचा ली गई है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, डार्क बोल रहा होता है कि मेरी जिंदगी ऑलरेडी बचा दी गई है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि सामने वाले जो 2 टाइटन आ रहे होते हैं डार्क के टाइटन की तरफ, डार्क उससे बोलता है कि एंड्रोमेडा, और तुम हार चुके हो, और अब मेरी बारी है कि मैं इंचार्ज बनूं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि एक खतरनाक सा है ना तलवार चलती है, और उसी के साथ में सामने वाले जो दोनों टाइटन होते हैं वो राख हो जाते हैं, मतलब कि लिटरली राख हो जाते हैं यार, टुकड़े टुकड़े। और डार्क का टाइटन कुछ समझ नहीं पाता, और उसके भी तलवार ओरा स्वॉर्ड हो जाती है। डार्क कहता है कि मेरे कोई अभी इरादे नहीं कि मैं तुम्हारे इस बचकाने बर्ताव के साथ में काम करूं, और मैंने तुम्हें बोल दिया ऑल राइट। और लोगों को मारने की चीज को मैंने कभी एंजॉय नहीं किया, लेकिन ताकतवर लोगों के बीच की लड़ाई मैं उसको एंजॉय करता हूँ। और टाइटन, तुम मेरे दिमाग पर राज करने की कोशिश मत करना। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि दूर से वो चेरी सब देख रहा होता है, और कहता है एक मिनट, आखिर उस बंदे के साथ में ये क्या था यार। और डार्क बोलता है क्योंकि मैं हूँ इस जगह का रूलर। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो पूरी जगह ही जैसे आगे से खड्डा हो चुका होता है, और वहां पर जितनी भी चीजें होती है वो राख हो चुकी होती है।
दूसरे जो टाइटन वो देख रहे होते और उनका जो एक कमांडर जैसा होता, कहता भागो, अभी के भी भागो। दूसरे लोग कहते मार्किस, एक बंदा कहता कि क्या हम लोग अभी भागने वाले, और मार्किस कहता कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और सब यहाँ से भागो। और वो भागते हुए मन में सोचा कि क्रिम्सन टाइटन, उसका आउटपुट 2.3 है, जो कि हमारे सबसे बेस्ट टाइटन में से एक है। और उसके सिवा यहाँ पर वो तीसरे रॉयल गार्ड थे, पैट्रिक और क्रिश्चियन, और ये दोनों ही एक मास्टर बनने ही वाले थे ऑलमोस्ट। और वो काफी ज्यादा इलाइट लोग थे, लेकिन आखिर वो बस एक ही स्ट्राइक में कैसे खत्म हो गए, और ये इम्पॉसिबल है। आखिर वो कितना ताकतवर मास्टर होगा यार। और वो कहता कि अभी और ज्यादा मेरे पीछे गार्ड करने की जरूरत नहीं है, और ये और भी ज्यादा खतरनाक रहेगा अगर हम लोग साथ में घूमेंगे और अलग अलग हो जाओ और जान बचा के भागो। लेकिन तभी उसको कुछ महसूस होता और उसके सामने वो लाल कलर के फैंटम नाइट ऑर्डर के टाइटन आ जाते, और वो एक टाइटन कहता तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हें ऐसे भागने देंगे। और 40 साल, और मैं ये चीज पिछले 40 साल में एक भी दिन कभी नहीं भूला। और हम देखते हैं वो फ्लैशबैक याद करते हो, कहता तुम ब्लैक नाइट्स, तुम उस जगह पर आ गए जहाँ पर तुम्हें कभी होना नहीं चाहिए था, और तुमने हमारे कॉर्डन कैसल पर हमला कर दिया और अम्बुश किया। तो वो जो कमांडर होता है कहता 40 साल कॉर्डन, एक मिनट, और तुम लोग काराटूस के नाइट्स हो और काराटूस के सोल्जर्स, और आखिर जिनको कि अपनी औकात नहीं पता है वो अभी करुमा में आ चुके हैं। और अगर ऐसी बात है तो जिस टाइटन को तुम राइड कर रहे हो ये जरूर कैप्रोक्सिया होगा नहीं। और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे डार्क नाइट से लड़ सकते हो जिसका कि आउटपुट 1.8 है और तुम्हारा बस 1.3? तो क्रोवा कहता है कि मैं तुम्हें आज एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लेसन सिखाऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट चीज है लड़ाई में वो बस आउटपुट का डिफरेंस नहीं है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि उसकी तलवार में ओरा आने लगता है, और सामने वाला बंदा कहता है जैसे कि मैं तुम्हें करने दूंगा, और वो अपनी शील्ड सामने लाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सामने वाले तलवार से एक हमला होता है और वो बंदा मर जाता है। क्रोवा कहता है कि फर्क इससे पड़ता है कि आखिर एक नाइट कितना ताकतवर है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि उस टाइटन के 2 टुकड़े हो चुके होते। दूसरे लोग कहते हैं कि मार्किस मर चुके हैं, और वो जो बड़ा बंदा है वो अभी भी वहीं पर है, और सभी लोग यहाँ से भागो। और फैंटम नाइट ऑर्डर का एक बंदा कहता है कि मैं सच में इन रोमेरोस में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। तो दूसरा बंदा कहता है कि उस मिनेरे और कारोसा को मारो। और इसी के साथ में वो सभी फैंटम नाइट ऑर्डर उन टाइटन्स के टुकड़े करने लगते। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो ट्रोविया के नाइट्स होते हैं, हमारे सिडमन और उसका दोस्त, वो दोनों ही उस ब्लू कलर के टाइटन पर हमला करते हैं जिसने कि उसके राजा को मारा होता है। और वो ब्लू वाले टाइटन के अंदर जो मार्किस होता है वो कहता है कि ऐसी जगह पर, और इसी के साथ में हम देखते हैं कि उसके टाइटन के सिर ही कट जाता है, और सिडमन उसके सिर को हाथ में उठा लेता है और सभी लोग चीयर करते हैं। हम देखते हैं कि सिडमन और उसका जो दोस्त होता है दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे होते। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं और का सीन वापस डार्क के सामने जहाँ पर वो 2 टाइटन मरे पड़े होते। और डार्क कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा ताकतवर लोग थे, और उनके जो ताकत थी स्वॉर्ड ची, मतलब तलवार के अंदर उन्होंने ची डाली थी, और साथ ही में वो लोग ऑलमोस्ट एक मास्टर बनने ही वाले थे। लेकिन कितनी बेकार चीजें नहीं। और टाइटन कहता है स्वॉर्ड जी, और आखिर ये क्या चीजें है, और आखिर तुम उन तलवार की बात कर रहे हो जो कि अचानक से लाइट की तरह चमक रही थी, और अगर ऐसी बात है तो क्या इसी कारण से मेरी तलवार टूट गई जब हमारी तलवारें टकराई? डार्क कहता है कि हाँ, और जो स्वॉर्ड जी है उसको माना स्वॉर्ड भी कहा जाता है इस दुनिया में। और तो टाइटन कहता है तो तुम इनको अलग चीजों में क्यों बोलते हो? डार्क कहता है तुम कुछ ज्यादा सवाल पूछते हो। टाइटन कहता है कि क्या सच में? और अभी अभी जो तुमने नाम इस्तेमाल किया वो यही था? डार्क कहता है कि तुमने अभी नोटिस किया? हाँ। और चलो कुछ भी हो, लेकिन ये कोई ऐसी चीज है जो कि तुम सच में इसमें ऐसे भूल नहीं सकते। वो टाइटन कहता है कि मैं इसको इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाया क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं भी कोई ऐसी सिंपल चीज कर सकता हूँ जिसमें कि मेरी तलवार में माना डालना हो, और प्लीज मुझे वापस कंट्रोल दो प्लीज। डार्क कहता है कि ये उस बारे में नहीं है कि तुम ये कर सकते हो कि नहीं एंड्रोमेडा। तो टाइटन कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, और आखिर तुमने हमारा कनेक्शन क्यों काट दिया? डार्क कहता है कि हम लोग एक मास्टर और नौकर के कॉन्ट्रैक्ट में है, और मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ किसी ऐसे के रूप में जो कि तुमसे ताकतवर है और तुम्हारे ऊपर राज करता है, और तुम मेरे सामने सबमिट करो मुझसे कमजोर कही के। तो वो एंड्रोमेडा कहता है मैं कमजोर? मैं सबसे ज्यादा ताकतवर टाइटन हूँ। डार्क कहता है क्या तुम्हें अभी भी हमारी ताकत के बीच के गैप को महसूस नहीं कर पाए क्या? और मैं तुम्हें सच बोलता हूँ, और जो सबसे ताकतवर टाइटन है, और जिस टाइटन को मैं राइड करता हूँ ना, वही सबसे ताकतवर टाइटन होता है। आगे हम देखते हैं कि चेरी कहीं पर बोल रहा था सब मारे गए, और भले ही वो लोग थोड़े बहुत अभी एक साथ में काम करने के लिए इतने अच्छा ना हो, लेकिन वो दूसरे देशों के नाइट से बहुत ज्यादा अलग है, और हमारे टोटल 300 सिपाही थे यार, और उसके सिवाय सिल्वर क्रॉस नाइट ऑर्डर, और हमने उनको इलाइट 2 रॉयल गार्ड भी दिए थे, लेकिन तुम बोल रहे उन सबको मार दिया गया। तो एक लड़की के लिए प्लीज हमें माफ कीजिए योर हाइनेस। और चेरी मन में सोचा मुझे उम्मीद नहीं थी, और किसने सोचा होगा कि यहाँ पर वैसा भी कोई होगा, और वो डार्क के बारे में सोच रहा होता है। आगे वो लड़की कहते योर हाइनेस, और अभी जो सिचुएशन ऐसी हुई है तो क्यों ना हम लोग गेमार की तरफ जहाँ पर कि लिसा और कामू लड़ रहे, और वो एरिया भी खतरे में होगा, और क्यों ना हम लोग कुछ और करें और जैकरेन के किले के अंदर चले जाए, और बाद में हम लोग कहीं भाग नहीं पाएंगे अगर वो लोग हमें घेर लेंगे हम वहां पर चले गए तो, और हमें डिसाइड करना होगा क्या करना चाहिए। और चेरी कहता आखिर तुम सभी लोगों का क्या सोचना है, और सभी लोग अलग अलग मीटिंग करते जो कि मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग बोर हो जाते हो इनमें पता नहीं क्यों ही।
और बहुत ज्यादा देर तक बातें करने के बाद में चेरी कहता है कि अभी सभी लोग सेंट्रल एरिया में, तो कैसा रहेगा कि हम लोग अपने सारे हमले को गेमिर की तरफ से लेकर जाए और बाद में हम सभी लोग सारे सिपाही को बोलेंगे वहां से भाग जाए और जैकरन के किले के अंदर आ जाए। एक बंदा कहता क्या तुम सच में वहां पर उस किले के अंदर इकट्ठा करके सबसे लड़ने वाले? चेरी कहता है कि हाँ, और अभी वहां पर अगर इतने सारे टाइटन है तो ये सब करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, और हमारे जो बेलास्टियास है जो कि मतलब टाइटन के आर पार निकालते ऐसे तीर चलते उससे, और वो उस किले के ऊपर, और इससे हम लोग फील्ड पर हमें मदद मिलेगी। और दूसरे लोग कहते क्या हम ठीक तो रहेंगे, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमें घेर लिया जाएगा। चेरी कहता घेर लिया जाएगा हम, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन लोगों को पता ना हो कि एक लाल ड्रैगन और ग्रीन ड्रैगन उन लोगों के वहां पर रहने की जगह है, और उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं होगा, लेकिन सामने से ही हमारे पास में आना होगा। दूसरा बंदा कहता है कि 1 मिनट, और वहीं पर हमारे युद्ध में विजेता का डिसाइड होगा नहीं? और चेरी कहता है कि हाँ, और मैं हमारे आयरन क्रॉस नाइट ऑर्डर और साथ ही में दूसरे सभी लोगों को अपने साथ में पर्सनली लेकर जाऊंगा। और जिन लोगों को पता ना हो मैं बता दूं, ये चेरी एक ग्रैंड मास्टर है, मतलब कि डार्क के लेवल का। और इसी के साथ में हम कहीं और का सीन देखते जहां पर कि कामू और लिसा लड़ रहे होते और अचानक से वो भागने लगते। मिनर्वा कहती वो लोग भाग रहे और उनका पीछा करो। ड्यूक लुएन कहता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव उनको भगाना नहीं, लेकिन उनको पूरी तरह से खत्म करना, उनको मार दो। और हम देखते कि जब वो टाइटन्स भाग रहे होते, दूसरे टाइटन्स उनका पीछा कर रहे होते, और तभी कामू और लिसा दोनों एकदम से पीछे मुड़ते और एक माना ब्लास्ट करते, और लुएन और मिनर्वा अपनी शील्ड सामने लाते। और हम देखते कि जब भी माना ब्लास्ट होता है तो बहुत ही ज्यादा उधर धूल वगैरह उड़ती है और किसी को कुछ दिख नहीं रहा होता है। लुएन मन में सोचता 1 मिनट, और वो लोग इस माना ब्लास्ट को एक तरह का हमें अंधा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और सभी लोग यहाँ से भाग चुके होते। आगे कहता हम लोगों ने उनको खो दिया यार। और मिनर्वा अपना सिर पकड़कर बैठी होती है। ड्यूक लुएन कहता है कि ये बिना किसी शक के हमारी जीत है। मिनर्वा कहती है ये किसी काम का नहीं है, और आखिर उनका ये कारण क्या ही हो सकता है कि वो लोग इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं और यहाँ से भाग रहे, और हमें इन चीजों को तभी खत्म करना चाहिए था जब वो चेरी वहां पर नहीं था उनके साथ में। और इसी के साथ हमारा ये मिनर्वा बोल रही होती है कि हमें चीजों को तभी खत्म करना चाहिए था जब तक वो चेरी उनके साथ में नहीं था। और तभी एक एल्फ बोल रहा होता है कि अब वो लोग अभी के लिए भाग चुके, तो ये अच्छा रहेगा ना कि हम लोग एयरलन की साइड पर सपोर्ट के लिए सिपाही भेजे। और कोई भागते हुए आता कि अर्जेंट न्यूज, और जो कोरिंथ के सिपाही टोरंट एरिया में है वो तुरंत अभी जैरकन के किले की तरफ भाग रहे। मिनर्वा कहती वहां टोरंट की साइड से भी, और लगता है कि वो लोग अब उस किले में जाकर खुद को डिफेंड करने वाले। लुएन कहता लेकिन जो कोरिंथ में उनको डैमेज हुई है वो इतनी भी बड़ी नहीं थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो भाग क्यों रहे, और मुझे डर है कि वो लोग कुछ करना चाहते हैं। और तभी एक और इंसान आते हुए कहता है कि अर्जेंट न्यूज, और बहुत ही ज्यादा अच्छी विजय हुई है एयरलन की साइड जहां पर कि डार्क था, और कोरिंथ की जो एलायंस है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और हमसे कहा गया है कि उनके 200 टाइटन को पकड़ा गया है। और इसी के साथ में वो सभी लोग सुनते हैं। और मिनर्वा के तो 1 मिनट, कोरिंथ की जो फोर्स थी वो सभी खत्म हो गए, ना कि हमारे करुमा के जो साथी थे वो। तो आगे वो बंदा कहता कि हाँ, और जो कोरिंथ की एलायंस का कमांडर था मार्किस, वो भी मारा गया था। ड्यूक लुएन कहता कि योहाइनस ये। मिनर्वा कहते क्या ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके पास में भागने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था, और इसीलिए वो लोग वहां पर भी हार गए थे नहीं। और आगे वो कहती मारिना, और मारिना कहती यस योहाइनस। तो मिनर्वा कहती कि आयरलैंड में जाओ और हमारे जितने भी साथी देशों की फोर्स है उनसे कहो कि वो जाकरेन के किले पर हमला करे। और वो जादूगरनी कहती जैसे आपकी इच्छा। मिनर्वा कहती कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका और हम इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। और हम कैराटूस के वहां का सीन देखते हैं जहां पर कि कोई एकदम चाय वगैरह पी रहा होता है, और कहता ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है यार। और जेम्स कहता क्या तुम्हें कुछ पता चला? डेमियन कहता बिल्कुल नहीं। जेम्स कहता यार तुम कुछ ज्यादा ही लापरवाह नहीं हो रहे हो, और वेल मुझे लगता है मैं ही अकेला हूँ जिसको कि वापस जाने पर बहुत चीजें सहनी पड़ेगी यार। और डेमियन कहता है कि नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, और उसका जो महल के अंदर का कमरा वो ऑलरेडी क्लियर कर लिया गया है, और ये तो हो ही नहीं सकता कि उसने अपनी जगह ना बदली हो। और क्या तुम लोगों को कुछ पता चला? जेम्स कहता कि हमें भी कुछ नहीं पता चला, और हमने तो ये भी समझ नहीं, और हमने तो किसी ऐसे को भी नहीं ढूंढा जो कि उसके जैसा दिखता हो यार। और हम लोग पिछले कुछ समय से यहाँ पर एंट्रेंस के वहीं पर ही खड़े, लेकिन फिर भी हमें कुछ पता नहीं चला। और एक लाल बाल वाला बंदा जिसका नाम ऑस्कर होता है वो कहता क्या हम लोग सच में अभी उस मिस्टीरियस औरत के बाहर आने के इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते? तो डेमियन कहता हाँ ऑस्कर, और जितना मुझे पता यहाँ पर वो अकेली ही मिस्टीरियस औरत है इस जगह पर। और ऑस्कर कहता कि लेकिन हम लोग सिक्योरिटी के जो सिपाही है उनसे डायरेक्टली भी तो पूछ सकते हैं। डेमियन कहता क्या होगा अगर वो पूछेंगे हम लोग कौन है? तो ऑस्कर कहता हम लोग बस ऐसा बोल देंगे कि हम उसके भाई है, और तुमने तो कहा था ना कि उसके भी बाल पीले हैं तुम्हारी तरह, तो तुम भी जाकर बोल सकते हो ना। और तभी कोई कहता नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये प्लान काम नहीं करेगा क्योंकि उसके बाल, उसका चेहरा सब लोग जानते हैं उस जगह पर। और तभी सभी लोग ऑस्कर को देखने लगते हैं। ऑस्कर कहता क्या हुआ? जेम्स कहता कि ओए आखिर तुम ये कैसे प्रूव करोगे कि तुम बैरन क्लाइड के ही फैमिली वाले हो, और तुम्हारे पास में कोई डॉक्यूमेंट है क्या? ऑस्कर कहता है कि 1 मिनट, और वो लोग बस ऐसे जाने नहीं देंगे अगर हम बोलेंगे कि हम उसके परिवार वाले हैं और वो एक बैरन है तो। और इसी के साथ में वो डेमियन कहता है वो किसी बैरन की बेटी नहीं है जो इसका कोई परिवार वाला होगा, वो खुद बैरन है।
और ऑस्कर कहता क्या हो सकता है कि उसको किसी ने इनवाइट किया हो, और क्योंकि तुम्ही ने तो कहा था कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। डेमियन कहता अगर उसको इनवाइट किया गया होता तो वो बाहर वाले लोगों से ऐसे नहीं मिलती, और वहां पर पार्टी के अंदर बहुत सारे नोबल्स थे, वो वहां पर भी आ गई थी। और ऑस्कर कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, यहाँ पर इंतजार करने से कुछ नहीं होगा और मैं वापस आता हूँ। और इसी के साथ में वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं कि वहां पर कैराटूस के कैसल के वहां पर कुछ सिपाही कहते वहीं पर रुक जाओ, और आखिर तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। तो ऑस्कर कहता कि मैं यहाँ पर बैरोन डार्क क्लाइड से मिलने आया हूँ। और वो सिपाही एक दूसरे से बोलते एक मिनट, उसने कहा बैरोन क्लाइड नहीं, ना कि ड्यूक रोनिर। दूसरा बंदा भी कहता कि हाँ। और आगे वो सिपाही कहता है आखिर तुम बैरोन क्लाइड से किस तरह से रिलेटेड हो। तो ऑस्कर कहता है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। और इसी के साथ उन लोगों को वो ड्रैगन वाली बात याद आती, गोल्डन ड्रैगन, जिसके कि बाल भी लाल ही होते। और एक सिपाही कहता बड़ा भाई, उसने कहा नहीं, और ये उसका बड़ा भाई राइट। दूसरा बंदा भी कहता कि हाँ, और जो इंसान उसका पिता माना जाता था उसने तो पहले ही ऑलरेडी यहाँ पर बहुत चीजें तबाह कर दी थी यार, और उसका बड़ा भाई तो ऑलरेडी इस जगह को साथ में खत्म नहीं कर देगा। और चलो कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने हमसे कहा था ना कोई भी उसको ढूंढने आए तो हमें उसकी लोकेशन बता देनी चाहिए। और इसी के साथ में वो लाल बाल वाला बंदा मन में सोचा कि वो लोग मुझ पर शक कर रहे हैं यार, और लगता है कि वो इतनी आसानी से नहीं बताएंगे, तो मैं जाने लगता हूँ। और वो कहता वेल अगर कुछ नहीं हो सकता है तो मैं जा रहा हूँ। और वो अपना हाथ सामने करता, लेकिन उन लोगों को वो ड्रैगन वाली बात याद आती जब उसने कहा होता बहुत देर हो चुकी है और अब मरो, और अपना हाथ ऊपर लाकर वो फायर बॉल मारी होती। तो वो सिपाही डरते हुए कहते कि जो इंसान जिसको कि ड्यूक डार्क रोनिर कहा जाता है वो अभी चियरा में है, और अब वो चियरा के अंदर ड्यूक बन चुकी है, और प्लीज हम पर फायर बॉल मत मारना। और हम कहीं एक और का सीन देखते जहां पर कि डेमियन कहता ड्यूक, हाँ, और जेम्स कहता कि चियरा के अंदर। और ऑस्कर कहता कि देखा मैंने जो बोला था वो चीज काम कर गई नहीं। और डेमियन कहता आखिर ये काम कैसे कर गया यार। जेम्स कहता है कि रिका स्टार के हम लोग चेहरा में जा रहे हैं और टेलीपोर्टेशन तैयार करो, तो जादूगर कहते ठीक है। और इसी के साथ में हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि चेहरा के अंदर कोई महल देखते हुए जेम्स कहता है कि ऑस्कर और वो बच्चा सच में बहुत ज्यादा देर हो चुका है नहीं उसको। और डेमियन भी कहता क्या हो सकता है उसको पकड़ लिया गया हो। और तभी हम देखते वो लोग कहते ओह वो यहाँ पर आ गया, और क्या एक प्लान ने काम नहीं किया क्या। और ऑस्कर एक साइन बनाता और कहता उसने हमें देख लिया और लगता है प्लान काम कर रहा है। और हम देखते हैं कि उनको वहां पर कोई एक बंदा मिलता है जो कि बोलता है कि हमारे जो ड्यूक डार्क रोनिर है वो भी करुमा में गई हुई है और वो 1 या 2 महीने में वापस आ जाएगी, तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए, और हमने ऑलरेडी तुम्हारे लिए एडवांस में रूम तैयार कर लिए मेहमानों। और ऑस्कर कहता है कि उसने मुझसे ऐसा कहा। जेम्स कहता है कि वो अचानक से इतने कम समय में ड्यूक बन गई, और उसके सिवाय तुम बोल रहे हो कि वो तुम बस उसका नाम लोगे तो तुम्हें उससे मिलने दिया जाएगा, और मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर क्या हो रहा है। डेमियन भी कहता है कि एक मिनट, और आखिर वो करुमा में क्यों गई, और क्या कोई कारण भी है उसका वहां पर जाने का। ऑस्कर कहता है कि अगर हम लोग वहां पर जाएंगे तो हमें पता नहीं चल जाएगा। और इसी के साथ में हम देखते कि डेमियन बोलने लगता है ओए हमारी अभी उस देश के साथ में लड़ाई चल रही है और हमारी पहचान पता चल गई तो तुम्हारा दिमाग खराब है। ऑस्कर कहता है कि चीजें बहुत ही ज्यादा आसानी से नहीं चलती जब तक कि हम उसका नाम बता दे, और एक बार में ट्राई करने से क्या ही जाएगा। डेमियन कहता है कभी ये काम नहीं करेगा। और हम देखते हैं करुमा के अंदर कोई बोलता ओह कोई वो ऐसी जिसको तुम जानते हो, और हाँ ड्यूक डार्क रोनिर वो हमारे कमांडर है, और बाहर के लोगों को ये नहीं पता, लेकिन तुम चेहरा से हो तो तुम्हें पता होगा नहीं। और अभी एम्परर बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि हम लोग आसानी से जीत गए थे उसके कारण। और वो जेम्स और डेमियन सोचते ये सच में काम कर रहा है यार, और हम लोग फालतू में इतना समय बर्बाद कर रहे थे यार इंतजार कर कर। और तभी वो लोग सुनते 1 मिनट, और करुमा जीत भी गया, और इन लोगों को नहीं पता क्योंकि ये लोग लड़ाई से बहुत समय से दूर थे। और हम देखते कि कहीं पर वो मारीना आते हो कहते कि क्या आखिर तुम्हारा मतलब क्या है इससे ड्यूक। तो हम देखते कि सामने क्रोवा बैठा होता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि डार्क कोई दूसरा है। क्रोवा कहता है ओह आप समझे नहीं क्या, और अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ में वो किले पर आए तो तुम अपने खुद के नाइट और सिपाहियों को भेजो वहां पर। भले ही हम लोगों ने यहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक लड़ाई ही नहीं जीती, लेकिन हमें भी थोड़ी बहुत डैमेज हुई है, और हमें अपने टाइटन को रिपेयर करना है, और टाइटन के जितने भी मालिक है वो भी थके हुए हैं। और मारिना कहती है कि वो थके हुए जो मालिक है वो बहुत ज्यादा बिजी है ना, और सारे टाइटन्स को कैराटूस में ट्रांसपोर्ट करने में। तो क्रोवा कहता क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, और हम लोग तो वही चीजें ले रहे जो कि हमने लड़ाई में जीती है जैसा हमने पहले किया था, और आखिर तुम लोगों ने हमारी मदद ही किसमें की, और ना ही तुम्हारे नाइट्स किसी दूसरे दुश्मनों की सर्वेलेंस स्क्वाड को ही नहीं रोक पाए, लेकिन युद्ध की शुरुआत में ही मारे गए सभी के सभी। इसीलिए क्या तुम्हारे ऊपर जितने भी तुम्हारे जादूगर भी मारे गए थे उस बिल्डिंग के अंदर जो टूट गई थी, और तुम्हारे देश ने इस बार लड़ाई में हमारे कुछ मदद नहीं की है। मारिना कहते ये तुम्हारे देश की गलती नहीं कि तुम हमारे दूसरे ड्यूक बाजीरो और उनके फोर्स की रक्षा नहीं कर पाए, और जिनको कि हमने तुम्हें दिया था। क्रोवा कहता है अब तुम हम पर ब्लेम डाल रही हो, और लगता है कि तुम अपने फैक्ट को सीधा सीधा बोलो, और तुमने हमारी मदद करने के लिए उन्हें नहीं भेजा था लेकिन हमारे ऊपर नजर रखने के लिए, और हमारा कोई फर्ज नहीं है कि किसी ऐसे की रक्षा करे जिसको कि हम पर नजर रखने के लिए भेजा गया हो। मारिना कहते ठीक है, और मेरा तुम्हारे साथ में ऐसी छोटी बातों पर लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं है। और जैसा कि अब जब हम एक महान दुश्मन से लड़ने वाले तो फालतू की चीजों की बात नहीं करते, और जो वो लाल कलर का टाइटन था जिसने कि सारे सिपाही को मार दिया था जो कि डार्क का टाइटन है, और उसी को उस ज़ारकन के किले पर भेजो, और अभी और क्या बेहतर समय नहीं हो सकता इससे। क्रोवा कहता कि मुझे और कुछ नहीं बोलना है,
और मैं अभी आयरलैंड सिटी में जाऊंगा और मेरे साथियों को थोड़ा आराम करने दूंगा, और दूसरे कोई भी मूव करना है तो उसके बाद में ही आएगा। और मारीना कहती कि अगर तुम्हारा देश ऐसे ही करने वाला है तो हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं रहेगा, लेकिन मुझे ड्यूक मिनर्वा को सब बताना होगा। और क्या तुमने इसके बारे में सोचा भी है कि आखिर तुम्हारे देश को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऐसा होगा? तो क्रोवा कहता प्रॉब्लम, और हम लोग अनकोऑपरेटिव हो रहे हो, और तुम लोगों ने कहा था कि हमें बस 100 टाइटन से लड़ना है, राइट? लेकिन हमें 280 टाइटन से लड़ना पड़ा। और मेरा मानना यह है कि हमारे देश ने इतने सारे, जो कि हमसे कहा गया था उससे डबल से भी ज्यादा सिपाहियों को मारा है, और ये तुम्हारे देश के साथ में कॉर्पोरेट करते हो, और ये तुम्हारे देश के साथ में कॉर्पोरेट करने से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा हंसी वाली चीज है ना, कि तुम्हारे देश के लिए जिसने कि हमारे देश को गलत जानकारी देकर जैसे ताना मारा हो, और अब तुम बोल रहे हो कि हमारा देश कॉर्पोरेट कर रहा है कि नहीं है। और ये चीज की जो तुम बोल रहे हो कि आखिर हमारे देश के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी है तुम्हारे, लेकिन जिस पल से हम यहाँ पर जिंदा बचकर निकल आए हैं और उसी पल से ये चीज उल्टी नहीं होगी तुम्हारे लिए। और वो कुछ नहीं बोल पाती है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कि क्रोवा उस जादूगरनी से बोलता है कि हमने उन लोगों से उतने टाइटन जितने की तुमने बोला था, सो हमने 280 को मारा, और अब तुम बोल रहे हो कि हमारे मना करने से हमारे देश को कुछ प्रॉब्लम हो गया। और ये चीज ये है कि आखिर कौन सा देश किसके ज्यादा काम आएगा, और जिस पल हम रणभूमि में जिंदा निकल के आ गए तो ये परिस्थिति तुम्हारे लिए अलग है। तो वो जादूगरनी कहती कि सॉरी, और मैंने अपने लिमिट को क्रॉस कर दिया और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। करोवा मुड़ते हुए कहता कि हाँ, तुम्हारी माफी मंजूर की गई और अब प्लीज यहाँ से चली जाओ। और वो जादूगरनी वहां से चली जाती है। हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि डेमियन और जेम्स होते हैं, और कोई बंदा किसी मैजिक क्रिस्टल में कुछ बोल रहा होता है, और उस क्रिस्टल में से एक आवाज आती है कि चलो, और लिंक कंफर्म कर दी गई रिका, और अब तुम बोल सकते हो। और हम देखते हैं कोई बोलता है कि हमने सुना कि अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन आखिर वो डिटेल में क्या चल रहा है वो बताओ। तो सामने वाली लड़की की थी अभी टोरान और गेमिर के बीच में, उन दोनों को ही दुश्मनों के द्वारा हमें पीछे धकेला जा रहा है, और अभी सभी लोग हमारे जैकरन के किले में आ चुके हैं, और टोटल 140 टाइटन तबाह कर दिए गए दोनों ही साइड के टोटल मिलाकर, और 300 नाइट लड़ते हुए मारे जा चुके हैं। और जेम्स कहता है 1 मिनट, पहला और दूसरा रॉयल नाइट ऑर्डर उनको भी तो भेजा गया था, और आखिर तुम बोल रहे कि वो लोग इतनी ज्यादा ताकत होते हुए भी हार गए? तो वो लड़की कहती कि हाँ, और करुमा ने 30 वो पीले कलर के टाइटन इस्तेमाल किए थे, और डेमियन मन में सोचा 30 वो एंटीगो। जेम्स कहता मैंने सुना कि हम लोग आयरलैंड के अंदर भी हार गए। तो वो लड़की कहती कि हाँ, और कमांडर मार्किस जीरोने और बाकी सभी लोग भी वहां पर मारे गए, और वो पूरी तरह से खत्म हो गए थे। और डेमियन कहता ये तो सबसे बेकार सिचुएशन है। आगे वो लड़की कहती कि लेकिन हम लोग अब सोच रहे कि ये परिस्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी, और जो इंसान इस बार सिल्वर क्रॉस नाइट का कमांड करने वाला है वो हमारे खुद के योहाइनेस है। जेम्स कहता कि पिताजी खुद सिपाही को लीड करने वाले, और हम सिल्वर क्रॉस नाइट ऑर्डर के बारे में सुनते हैं, और इसमें टोटल 100 टाइटन है, 9 कारारोसास, 26 रोमेरोस, 52 कार्मेस, ऐसे अलग अलग टाइटन है। और ये कोरिंथ के अंदर तीसरी सबसे ताकतवर फोर्स कही जाती है। और क्योंकि एक जादूगर ग्लूएट जो कि 4 कैमेरियास के साथ में गया था और अब गायब हो चुका है, और अब बस 96 टाइटन ही बचे, और ये वही जादूगर है जो कि उस एल्फ के पीछे गया था ड्रैगन के लिए, लेकिन मारा गया। लेकिन फिर भी ये फैक्ट कि ये सबसे ताकतवर है ये बिल्कुल नहीं बदलता है। और हम देखते हैं कि चेरी वो सब देख रहा होता है, और वो मन में सोचता आखिर क्या चल रहा है, और आखिर वो लोग बिल्कुल भी मूव क्यों नहीं कर रहे, और उनको थोड़ा बहुत अपनी जगह से आना होगा, तभी तो हमारे सिल्वर क्रॉस नाइट उन पर हमला करेंगे। और भले ही वो लोग एक बड़ी लड़ाई जीत चुके, लेकिन ये तो बस एक ही जीत है, और इससे करुमा का कुछ फायदा नहीं होगा। अगर लड़ाई ज्यादा लंबी चलेगी तो वो हमला क्यों नहीं कर रहे। और पीछे से एक आदमी आते हुए कहता है कि वेलेंसिया नाइट ऑर्डर अब आ चुका है योहाइनेस। चेरी कहता है ऐसी बात है, और आखिर लोजेन का क्या, और इसी तरह से वो लोग बातें कर रहे होते। और आगे वो बंदा कहता है लेकिन योहाइनेस, और क्या सच में हमें वेलेंसिया नाइट ऑर्डर की भी जरूरत है? चेरी कहता है कोई कारण है कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और आगे वो दूसरा बंदा कहता है कि ये बहुत ही बेकार लग रहा है कि हमारे मैनोवा पी टाइटन और यहाँ पर सबको बुलाना, और ये तो सबसे ज्यादा हमारे ब्लू वुल्फ का स्पेशल सिंबल है, और बस करुमा जैसे छोटे देश के लिए इस्तेमाल करना। चेरी कहता कि हमने उनको ऐसे इमरजेंसी के लिए बनाया, ना कि ऐसे डिस्प्ले के लिए। और दूसरा बंदा कहता कि हम लोग वहां पर 2 नाइट ऑर्डर के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, और आखिर हमें इतनी ज्यादा ताकत की क्यों जरूरत होगी? चेरी कहता कि ये बस कोई तबाही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी तबाही है, और हमारे एम्पायर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती। दूसरा बंदा कहता सॉरी। चेरी कहता बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो। इसी के साथ में हम आयरलैंड के वहां पर कहीं का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो क्रोवा वगैरह होते, और तभी हम देखते हैं कि मिनर्वा आती है और दरवाजे को लात मारकर खोलती है। क्रोवा वहीं पर बैठा होता है। मिनर्वा अंदर आता है, कहते ओए, और क्या तुम ड्यूक डार्क रोनिर हो? क्रोवा कहता है कि हाँ सही कहा, और आप जरूर ड्यूकेस कैंटोरा मिनर्वा होगी, और प्लीज यहाँ पर एक पल के लिए बैठ जाइए। और जैसा कि आप देख सकते हो मुझे अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का काम है। और तभी मिनर्वा अपने हाथ से वो सारे डॉक्यूमेंट हवा में उड़ा देती है, और कहते क्या होगा कि अगर मैं इंतजार न कर पाऊँ। और जब तुम लोग यहाँ पर इधर आलस कर रहे थे तो कोरिंथ ऑलरेडी वहां पर जैकरन के किले में भाग चुका है, और सिल्वर नाइट ऑर्डर और सभी को वहां पर बुलाया गया है, और हम लोगों को आसानी से लड़ाई जीतने का हम मौका भी खो चुके हैं। क्रोवा कहता है कि तुम काफी ज्यादा जल्दबाजी वाली इंसान हो नहीं, और क्या तुम यहाँ पर
आधी रात को बस हमें यहाँ पर ब्लेम करने के लिए आए हो। और मिनर्वा कहती है कि अगर तुम ज़ाकिरान के किले पर कब्जा कर लेते नहीं, और अगर तुम बस सपोर्ट भेज देते लड़ाई में तो भी, और ये लड़ाई ऑलरेडी खत्म हो चुकी होती हमारी जीत के साथ में, और तुम लोगों ने इस लड़ाई को हमारे लिए बिगाड़ दिया, और आखिर तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे। और क्रोवा कहता है कि मैंने ऑलरेडी वो सारी चीज़ें बोल दी जो मुझे बोलनी थी उस जादूगरनी को, और हमने ऑलरेडी हमारे देश की तरफ से जो काम करना था वो कर दिया है। और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जो भी उस गैमीर की लड़ाई में मरा है इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और वो लोग मेरे अंडर तो थे नहीं। और तभी मिनर्वा बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती तुम सच में, तुम अपने अंदर तक सड़े हुए हो। और इसी के साथ में अपनी तलवार निकालने लगती है, लेकिन अचानक से उसको महसूस होता है जैसे कि उसकी गर्दन कट चुकी होती है, और वो वापस सांस लेते हुए कहती है 1 मिनट आखिर ये क्या था। और डार्क मुस्कुरा रहा होता है, तो मिनर्वा पीछे मुड़ती है और डार्क को देखती है। डार्क वहीं पर खड़ा होता है और मिनर्वा मन में सोचता आखिर ये बच्ची कौन है, और मैंने उसकी प्रेजेंस को बिल्कुल सेंस नहीं किया। और 1 मिनट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आखिर ये, और डार्क के अंदर से बहुत ही ज्यादा वो ऑरा आ रहा था। वो मन में सोचती ये एक ड्रैगन फियर है। और मिनर्वा कहती तुम आखिर कौन हो। डार्क कहता है मैं वही इंसान हूँ जिसको कि मिलने के लिए तुम आधी रात को आ जाओगी। मिनर्वा कहती हाँ आखिर तुम क्या बोल रही हो, और तुम। डार्क कहता है कि हाँ, और मैं ही हूँ ड्यूक डार्क रोनिर, और मैं वही इंसान हूँ जिसको कि तुम यहाँ पर आधी रात को मिलने आओगी, और कोई नहीं। मिनर्वा कहती तो जैसा कि उन लोगों ने कहा था, उन्होंने एक मास्टर को भेजा है जो कि एक बुढ़ा इंसान है, लेकिन ये सच में नकली लग रहा था। और क्या वो तुम थी जो कि वो बड़े से टाइटन को ऑपरेट कर रही थी। डार्क कहता है कि पहले मैंने जो चीज पूछी उसका रिप्लाई दो, और मैं हूँ जो कि यहाँ पर सवाल पूछ रहा है, और तुम होगी जो कि मेरे सारे सवालों का जवाब दोगी। और वो एक शराब की बोतल लेकर सोफे पर बैठ जाता है। मिनर्वा कहती है आखिर तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, और ये तो परफेक्ट मौका है ना तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का। तो डार्क वो ढक्कन खोलते हुए कहता हाँ शायद, लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारे जितने हो सके उतने सोल्जर्स को जिंदा वापस अपने देश में ले जाऊं, और मैंने ऑलरेडी जितने तुमने दुश्मन रिपोर्ट किए थे उससे ज्यादा को मार दिया है, तो अब हमारे पास में और कोई लड़ने का कारण नहीं बचा। मिनर्वा कहती आखिर तुम क्या चाहते हो, हम क्या करें। और तुम ये तो उम्मीद नहीं कर रहे हो ना कि तुम बस लड़ाई से ऐसे पीछे हट जाओगे अब, और ऐसे कि ये खत्म हो जाएगा। डार्क कहता ऑफकोर्स ये बात नहीं है, और मैं तो बस थोड़ी देर अगला कुछ मूव करने से पहले आराम करने के बारे में सोच रहा हूँ। और क्योंकि तुम लोगों को बहुत ही कम डैमेज हुई है लड़ाई में, तो अब तुम्हारी बारी की तुम बताओ कि तुम क्या अचीव कर सकते हो। मिनर्वा कहती तुम बोल रहे हो कि हम कोरिन पर हमला करें, जिन्होंने कि अपने आप को ज़ैकरन के किले में रख दिया, और क्या तुम्हें पता भी है आखिर उन टाइटन से लड़ना कितना ज्यादा मुश्किल है जब उनके पास में बहुत बड़ी बड़ी तोपों का सपोर्ट हो। डार्क कहता ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है नहीं, और सबसे पहले तुम तो बस यही उम्मीद कर रहे थे ना कि हम लोग तुम्हें थोड़ा समय ला के दे, और इसीलिए तो मैंने एग्जैक्टली वही चीज की जो तुम चाहती थी, और तुम्हें थोड़ा समय दिया है। और क्या मैं गलत हूँ। और मिनर्वा कुछ बोल नहीं पाती है। डार्क कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ब्लेम नहीं करने वाला हूँ, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम समझ सकते हो कि हम लोग उन लोगों को अपने दोस्त की तरह ट्रीट नहीं कर सकते अगर हमें उनसे कुछ फायदा ना हो। और चलो कुछ भी हो, लेकिन अलायंस एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जिसमें सभी को फायदा होता है, और अगर फायदा नहीं होगा तो वो लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। और इसीलिए मैंने तुम लोगों को दिखाया कि मैं किस काबिल हूँ, और अब तुम्हारी बारी कि तुम भी हमें दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकती हो। और क्योंकि तुम्हारे पास में भी उनके बराबर की मिलिट्री की ताकत है, तो मुझे भरोसा कि तुम अच्छे से कर पाओगी, और मैं भी सच में देखना चाहता हूँ कि तुम कितने काबिल हो, और एक हमारे साथ ही कंट्री बनने के लिए कैराटूस एम्पायर की। और मिनर्वा कुछ बोल नहीं पाती, और डार्क कहता चलो, और अब मेरा यहाँ का काम हो चुका है, तो क्या तुम मेरे साथ में ड्रिंक पीना चाहोगी जाने से पहले। और मिनर्वा मन में सोचती है कि यार, और मैं उसको इंटिमिडेट मतलब कि उसको डराने या दबाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रही हूँ। और वहां से मुड़ते कहती नहीं, और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि वो महान करुमा एम्पायर, उसका ये कैराटूस एम्पायर हमारा टेस्ट ले रहा हो। और वो कहती नहीं। और डार्क कहता ये तो बेकार चीज है नहीं। और आगे डार्क कहता कैसा रहेगा क्रो, तुम काम करना बंद करो और मेरे साथ में ड्रिंक पियो। क्रो कहता कि योहानिस, और आप आधी रात को बस किसी को साथ में शराब पीने के लिए ढूंढ रहे हो। और हम देखते कि मिनर्वा जाते हुए मन में सोचते कि ये उसी महान एम्पायर का वापस आता हुआ दिख रहा है जो कि एक बार कोरिंथ से लड़ा था सबसे ताकतवर बनने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये हेलो दोस्तों, और कल्टिवेटर इन मैजिक वर्ल्ड के इस चैप्टर की शुरुआत में हम ज़ैकरन के किले का सीन देखते हैं, जहां पर कि कोरिंथ की सारी फोर्स अब इकट्ठा हुई होती है, और उस किले की दीवारों पर वो बड़े बड़े तीर जैसे वो लगाए होते हैं, जिनसे कि टाइटन के भी आर पार निकला जाए वो तीर। और वो लोग कहते हैं फायर, और हम देखते हैं कि हमले होते हैं और टाइटन के आर पार निकल रहे होते हैं। जादूगरनी मरीना कहती है कि उनके वो बैलेस्टिया, वो तीर वाली मशीनों से पहले निपटो, और एक्सप्लोजन, और ऐसे ही जब हमला होता है तो वो एक्सप्लोजन वहां पर दीवार से टकराने से पहले ही रुक जाता है। और वो सोचती है 1 मिनट, और आखिर ये क्या। और धमाका होने के बाद में हमें दिखता है कि वहां पर एक शील्ड होती है। वो जादूगरनी कहती है कि 1 मिनट, एक मैजिक बैरियर, और वो लोग उस लेवल का मैजिक बैरियर यहाँ पर एक किले पर लगा रहे, जो कि एक कैपिटल भी नहीं है लेकिन बस एक बॉर्डर का इलाका है। तो कामू अंदर से आते हुए कहता कि ये हमारे ग्रैंडसन के बहुत ही ज्यादा मेहनत का एक इनाम है, और वो लोगों को सच में एक 7 सर्कल के मैजिक के या उससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी इस बैरियर को तोड़ने के लिए। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कोई ये नक्शा देख रहा होता है एक जगह पर बैठा हुआ, और चेरी बोलता है कि क्या सैलामेंडर नाइट ऑर्डर अभी भी
उस आर्लन को छोड़कर नहीं आना चाहते और ये हमारे डार्क का नाइट ऑर्डर है। आगे वो सोचता है कि हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते और अगर ऐसे चलता रहा तो मीरान। लेकिन तभी कोई आते हुए कहता कि मैं यहाँ पर आ गया पिताजी। तो चेरी कहता लोजन और तुम यहाँ पर आ गए। और लोजन मतलब कि जेम्स का बड़ा भाई है ये कहता चलो, और जेम्स यहाँ पर नहीं है तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई हमारे लिए इतनी भी अच्छी नहीं हो रही है। और मुझे ऑलरेडी बोल दिया गया कि आपने 2 मास्टर को वहाँ पर भेजना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो जाएगी। और चेरी कहता है कि इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है और तुम चीज़ों के बारे में तब बात करना जब तुम अपने छोटे भाई के लेवल तक पहुँच जाओगे। तो वो बड़ा भाई कहता है कि मैं जाना ही नहीं चाहता। तो क्या होगा कि अगर कोई मास्टर बन जाए लेकिन फिर भी वो तुमसे ही मार खा रहा है, वो चीज़ तो सेम ही है। और पिताजी, और प्लीज़ आप जैकरेन के किले पर जाइए और मैं यहाँ पर आयरन क्रॉस नाइट को संभाल लूंगा। चेरी कहता आखिर तुम ऐसी सलाह क्यों दे रहे हो। तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वो बात करते हैं और उसके बाद में मैं सीधा रिजल्ट बता देता हूँ। और उसका बेटा बोलता है कि तुम्हें उसी सिचुएशन में जाना चाहिए जैसा कि वो कारुमा के लोग बिल्कुल नहीं चाहते और वो तुमसे बिल्कुल भी मिलना नहीं, अवॉइड करना चाहेंगे अभी। इसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर जैकरेन के वहाँ पर बाहर की तरफ लड़ाई हो रही होती है और कारुमा के सामने वहाँ पर कोरिंथ के लोग लड़ रहे होते हैं। और तभी कोई कहता है कि हमारे साथी देश आ चुके और ये कारुमा के साइड वाले लोग होते हैं जो कि थोड़े चमकदार टाइटन्स होते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं थोड़ा फ्लैशबैक जहाँ पर कि ये मिरन एयरलाइंस का बंदा क्रोवा के साथ में बात कर रहा था। क्रोवा कहता है तुम इस जगह से बाहर जाकर जैकरेन के किले पर होने वाले हमले को ज्वाइन करना चाहते हो। तो बंदा कहता है कि हाँ, और हमारा देश उसने ऑलरेडी वादा कर दिया है लॉयन की तरफ से सपोर्ट करने का। और क्रोवा कहता है कि काउंट क्रेयन और तुम्हारा जो नाइट ऑर्डर है वो अब मेरे कमांड में और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इसके लिए परमिशन दूं। तो सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ। क्रोवा कहता है किस कारण से। ये क्रेशन कहता है कि ये मेरे देश की मिरन एलायंस की रक्षा करने के लिए है और इसी कारण से तो मैं तुम्हारे कमांड के अंडर हूँ। और क्रोवा कहता है ठीक है और प्लीज लड़ाई को जीतना और जिंदा वापस आना। और अभी हम अभी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि क्रेशन कहता मिरन एलायंस और हम लोग अभी इनसे लड़ेंगे और चलो और सीधे हमारे दुश्मन की तरफ भागो। और इसी के साथ में एक टाइटन जा रहा होता है और वो कहता है चलो दिखाते कि आखिर हमारी बैटल स्क्वाड क्या कर सकती है। और हम देखते हैं कि तभी उसके ऊपर कोई कदम देकर उसको पैरों के नीचे ही दबा देता है और ये लाल कलर का टाइटन होता है। दूसरे लोग कहते हैं काउंट क्या हुआ। और हम देखते हैं कि लाल कलर के टाइटन के अंदर कामू होता है और वो कहता है कि तो तुम्हें क्या लगा था कि तुम सच में हमें ऐसे एक कोने में धकेल रहे हो और यही वो जगह है जहाँ पर कि तुम्हारा यहाँ पर सारी तबाही मचाना खत्म होगा मिनर्वा। और उसके सामने एक टाइटन होता है और मिनर्वा कहती है कि हाँ कामू, जैसा कि तुमने कहा और अब हमें और किसी स्ट्रेटेजी वगैरह की जरूरत नहीं जब ये ताकत की लड़ाई की बात आती है। और हम देखते हैं कि मिनर्वा का जो टाइटन होता है वो भी खतरनाक दिख रहा होता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बस अपनी ताकत से ही मसल के रख दूंगी। और इस टाइटन का नाम होता है हेलप्रोन और ये एक लेजेंडरी टाइटन है और इस जैसा पूरी दुनिया में बस 3 ही है। आगे हम देखते हैं कि कामू कहता है कि हाँ सच में काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है तुम्हारा टाइटन और ऐसे ये 3 ही लेजेंडरी टाइटन है पूरी दुनिया में, लेकिन जो कि एल्फ और ड्वार्फ के द्वारा बनाए गए थे गोल्डन नाइट से लड़ने के लिए और द हेलप्रोन। और ये सच में काफी ज्यादा बेकार बात है कि ये इतना भी ज्यादा कुछ बोलने वाली चीज नहीं। और जैसा तुम्हें पता है ऐसा एक टाइटन हमारे देश में हमारे पास में भी है, कोरिंथ के पास में। मिनर्वा कहती है तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, उस टाइटन के बारे में जो कि हमारे कारुमा का है और वो टाइटन हमारी जगह के हमारे जादूगरों ने बनाया है और हमारे जादूगर एनपिरोस की लेगेसी है वो। और कामू हंसने लगता है। मिनर्वा कहती इतना भी क्या मजा किया है। कामू कहता सॉरी और ये काफी ज्यादा समय हो चुका है जब मैं ऐसे हंसाऊं। और हाँ, और ग्रेट कारुमा की जो अचीवमेंट है तुम्हारे, लेकिन कब से आखिर इंसान ड्रैगन की चीजों को अपना बोलने लगे। और मिनर्वा कहती क्या। और कामू कहता है कि जो चीज ड्रैगन के जादू से बनेगी वो ओरिजिनली ड्रैगन की ही कही जाएगी और तुम ये बोलने वाले हो कि जो चीजें एल्फ के स्पिरिचुअल मैजिक से बनेगी वो तुम्हारी है और ड्वार्फ की जो चीजें तुम्हारी। और ऐसा हो तो चलो इंसान के रूप में तो मैं तुम्हें एग्री करता हूँ। और मिनर्वा कहती तुम क्या बोल रहे हो और तुम बोलना चाहते हो कि हमारे महान मैजिशियन एंट्रीप्रोनस वो एक ड्रैगन थे ना कि इंसान। और क्या तुम अपने इन शब्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। कामो कहता रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका मेरा कोई इरादा नहीं है और ऐसा करने का मेरे पास कुछ कारण भी नहीं है। मिनर्वा कहती तुम्हें क्या लगता है बस ऐसे छोटे मोटे तानों से तुम मेरे दिमाग में आ जाओगे और तुम अपने आप को महान एम्पायर बुलाते हो लेकिन ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स में खेलते हो। और कामू कहता क्या तुम्हें सच में नहीं पता था क्या, और या फिर तुम मानना नहीं चाहती हो। और अगर तुम उसके एनपिरोस वो जो तुम्हारा महान जादूगर है उसके बारे में पता करोगी तो तुम्हें इसके बारे में पता लगाना इतना भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। और उस समय जब वो एक्टिव था वो कम से कम 80 साल तक था और उसके जो देखने वाले लुक्स थे और चेहरा बिल्कुल नहीं बदला था पिछले 60 सालों तक। और जादू के लिए भी ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। और यहाँ तक कि जब वो एंटी मैजिक फील्ड जहाँ पर कि जादू इस्तेमाल ही नहीं हो सकता है वहाँ पर एर्गोन के पॉप से मिलने गया तो भी ऐसा कहा जाता है कि उसके लुक्स चेंज नहीं हुए। और मिनर्वा कुछ बोलने वाली होती तभी कामू कहता अब तुम बोलोगे कि वो एक एल्फ है तो तुम्हें अभी रुक जाना चाहिए। और एल्फ ने हेलप्रोन बनाया था ताकि वो गोल्डन नाइट को हरा सके जो कि उन्होंने बनाया। और ऐसा तुम्हें ऐसी फालतू चीजों के लिए बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सच हमेशा तुम सिंपल चीजों से पता लगा सकती हो। और जो अल्टीमेट बीइंग है समझदारी के वो है ड्रैगन्स।
और उन्होंने हेल्प्रोन को बनाया ताकि वो ड्वार्फ और एल्फ के एक साथ में मिलकर बनाए गए उस प्रोडक्ट को तोड़ सके, क्योंकि उनके गौरव को ठेस पहुंची थी। और ये सच में एक काफी ज्यादा सही स्टेटमेंट रहेगा यहाँ पर। और तुम्हारे एम्पायर के लिए और दूसरे सारे चीजों के काम करने के लिए एक ड्रैगन पूरी तरह से तुम्हारे डिफेंस का इंचार्ज था। मिनर्वा की थी शर्त। कामू कहता है कि हाँ, और बाकी सारे जितने भी हेल्परों ने वो कारुमा के अंदर रहने से उन्होंने मना कर दिया और बाद में कोरिंथ और अलग अलग जगह पर उनके मास्टर को ढूंढने चले गए। और क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये सच में वो खुद की खुशी के लिए कर रहे थे? तो मिनर्वा कहती, मैंने कहा मुंह बंद करो। और कामू हंसते हुए कहते हैं कि कारुमा एक देश है जिसको कि बस ड्रैगन के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि मिनर्वा एकदम से कामू के आर पार निकल जाती है एक वार करके। और जब एक धमाका होता है तभी हम देखते हैं कि मिनर्वा के टाइटन के दोनों पैर कट जाते हैं। और कामू कहता है कि हाँ, और तुम सच में पूरी तरह से हिल गई नहीं? और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम अपने इस गुस्से वाले मेंटल स्टेट में मुझे काट पाओगी? और तभी उसको आवाज आती है कि हाँ, मैं इसमें एग्री करता हूँ। और हम देखते हैं कि जिसपे उसने पहले पैर दिया होता है उस टाइटन ने उसका पैर पकड़ लिया होता है। और कामू कहता है कि ओह, और तुम मिरान एलायंस के लॉयन हो नहीं? और इसको एक गहने की तरह कहा जाता है, लेकिन ये काफी ज्यादा टिका हुआ है इसके इस लुक के होते हुए भी। और वो टाइटन के अंदर से बंदा कहता है कि ये हमें हमारे देश के द्वारा दिया गया था और ये लोयन जो है ये महान स्कल्पचर रिकार्डो के द्वारा डिजाइन किया गया था। और कामू कहता है कि लेकिन ये एक ऐसा टाइटन जो बस दिखने में अच्छा है। वो दूसरा बंदा कहता है कि क्या तुम्हें पता आखिर वो क्या बोलना चाहते थे मास्टर कामू? कामू कहता मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उसको आवाज आती कि फ्रीडम। और ये इसलिए क्योंकि हमारे मिरान और ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि हमारे मिरान एलायंस बताना चाहती थी कि आखिर हम लोग ये दो बड़े एम्पायर के बीच की लड़ाई में कैसे जिंदा बच पाए, और ये है आज़ादी। और हमारे रॉयल नाइट ऑर्डर के टाइटन यहाँ पर बस यही बताने के लिए थे कि हमारी गॉडेस ऑफ फ्रीडम कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और इसीलिए मेरे देश ने जो मुझे दिया है वो है कि आज़ादी की स्पिरिट जो कभी भी हिलेगी नहीं। कामो कहता है कि ये आज़ादी, हाँ, और ये तो बस अभी एक पल में ही तुमसे ले ली जाएगी और मेरे ओपिनियन में। तो दूसरे बंदे कहते हैं कि हाँ। और वो हम देखते हैं कि सामने वाला क्रेशियन कहता है कि हमारे मिरान एलायंस की फ्रीडम के लिए, और साथ ही में और इसी के साथ में वो नारे लगाता है। और आगे वो कहता है हमारी 8वीं बैटल स्क्वाड, और जल्दी से सभी चिल्लाओ। और इसी के साथ में सभी लोग बोल रहे थे मिरान एलायंस की फ्रीडम के लिए। और हम देखते कि तभी उस टाइटन का सिर कट जाता है और वो हवा में उड़ रहा होता है और कहता है कि भले मेरी आत्मा यहाँ पर मर जाए लेकिन मैं हमेशा एक गहने की तरह इन लोगों के साथ में रहूंगा और मैं अंत तक आज़ादी के लिए चिल्लाता रहूंगा। और इसी के साथ में कामू उससे जब पैर छुड़ाता है वो कहता है हाँ, ये अभी भी पैर नहीं छोड़ रहा यार। लेकिन तभी उसको पीछे से कुछ महसूस होता है और एक हमला होता है हेल्प्रोन की पूंछ का, और वो कामू थोड़ा दूर उड़कर गिरता है। और वो कहता है अरे यार, और उसके पैर ऑलरेडी रिकवर भी हो गए। और हम देखते हैं कि मिनर्वा वहाँ पर खड़ी होती है और कहती है कि चलो, और इस ग्रेट कारुमा एम्पायर के कमांडर के रूप में और मैं मिनर्वा यहाँ पर सबसे अपनी रिस्पेक्ट देती हूँ उस नाइट को और हमारे मिरान एलायंस की आज़ादी के लिए। और इसी के साथ में सभी लोग नारे लगाते और कामू वो सब देख रहा होता है और मन में सोचता कि हाँ, और वो अपने खुद के जो साथी है उनके मौत का फायदा उठा रही, हाँ, चालाक विच कही की। और इसी के साथ हमारा कामू मन में सोच रहा होता है कि वो अपने दोस्तों की भी मौत का है ना फायदा उठा रही, कैसी चालाक विच है यार। और मिनर्वा मुस्कुरा रही होती है और मन में सोचती कि अब यह रणभूमि के पूरा बहाव बदल चुका है यार। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कोई बोलता है कि फॉर्मेशन में आ जाओ, और वो सारे गोल्ड नाइट भी अपनी फॉर्मेशन में आकर उन पर हमला करते। और लिसा कहते कि पीछे मत हटना, और अगर वो लोग हमसे आगे चले जाएंगे तो हमारा कोरिंथ का कैपिटल खतरे में होगा। और तभी हम देखते किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है और साइड में हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई कहता है कि किसने सोचा था कि तुम अपने साथियों की भी मौत का फायदा उठाओगी, और सच में तुम्हें सही नाम दिया गया है, तुम विच। और मिनर्वा कहती कि थैंक्स, और ये सबसे बेस्ट तारीफ है जो मैंने अभी तक सुनी है। और मिनर्वा कहती कि मेरे टाइटन ने ये कहा है कि एक पिंक डायमंड का माना तुम्हारे टाइटन से महसूस हो रहा है, और लगता है कि तुमने चेरी के हेल्प्रोन पर रिसर्च की और बाद में इस टाइटन को बनाया, राइट? कामू कहता है कि क्रेनियन, ओह ये तुम्हारे उस टाइटन का नाम है, राइट? और हाँ, और हम लोग अब बहुत सारे ये हेल्प्रोन्स बना सकते हैं और हमने इनको क्रिम्सन नाइट कहा है। और ये एक मालिक की एनर्जी और टाइटन की एबिलिटी ये किसी भी मामले में तुमसे कम नहीं है। और मैं सच में देखना चाहता हूँ कि आखिर तुमने किस तरह की स्कीम्स का इस्तेमाल करोगे अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और मतलब ये बोलना चाहता कि मिनर्वा के पास में जो टाइटन है वैसा का वैसा चेरी के पास में भी है, और उसको रिसर्च करके इन लोगों ने ये लाल कलर के टाइटन बनाए जो कि बिल्कुल ऐसे ही ताकत में है। और मिनर्वा कहती मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना, और मैं अपनी बस ताकत का इस्तेमाल कर जीतूंगी, और गलत फहमी में मत रहना कामू, और मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और इसी के साथ में वो हमला कर उससे पीछे निकल जाती है। कामू मन में सोचा कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन फिर भी ये कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं ब्लॉक ना कर पाऊँ। और तभी पीछे से मिनर्वा एक हमला करती है और कहती चलो और मेरे हमलों को ब्लॉक करने की कोशिश करके देखो। और इसी के साथ में कामू पर हमला होता है और वो थोड़ा पीछे हटने लगता है। मिनर्वा वापस उसकी तरफ बढ़ती है तो कामू थोड़ा ऊपर कूद जाता है
और वो एक माना ब्लास्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी मिनर्वा वो देख लेती है और उस जगह से भागने लगती है। कामू कहता है वो मुझसे बचकर भाग रही है। और दूसरे जो कामू के कोरिंथ के साइड के सिपाही होते हैं वो कहते 1 मिनट, और हेलप्रोन हमारी साइड में आ रहा है। मिनर्वा कहती बेवकूफ बास्टर्ड, और चलो देखते हैं कि आखिर तुम अपने ही साथियों पर फायर करोगे कि नहीं। और वो जाकर उन कोरिंथ के सिपाही को काटने लगती है। और लिसा कहती आखिर क्या चल रहा है और हेलप्रोन यहाँ पर क्या कर रहा है और आखिर कामू क्या कर रहा है। और हम देखते हैं कि कामू वहां पर जमीन पे आता कहता कि हाँ गंदी कुत्तिया कहीं की। लेकिन तभी मिनर्वा वापस एक उल्टी छलांग मारते हुए कहती कि तुम हमारे हेलप्रोन को भी बराबर कॉपी नहीं कर पाए, और तुम जो ये क्रिम्सन नाइट बोलते हो ये कोई हेलप्रोन के जैसे बहुत सारे टाइटन नहीं है, लेकिन तुम्हें इसको हेलप्रोन का एक गंदा वर्जन बुलाना चाहिए। और इसी के साथ में वो एक हमला करती है और कामू के हाथ से वो तलवार कट जाती है और कामू के तारे नहीं। इसी के साथ में हम देखते हैं कि एक हमला होता है और कहीं पर ड्यूक लुवेन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा अभी जोश में मत आ जाना टेरन। टेरन कहता है योहाइनेस, और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल कमांड है मानने के लिए। और हम वो उस क्रेशियन की बात को याद करता है जिसने कहा होता है कि मीरान एलायंस की आज़ादी के लिए। टेरन कहता है कि मैंने अभी अभी एक बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार नाइट की मौत को देखा है और मैं अपने आप को इस फीलिंग में डुबा लेना चाहता हूँ जो मैंने बहुत समय से महसूस नहीं किया। ड्यूक लुवेन कहता है कि वेल मैं तुम्हें रोकने नहीं वाला हूँ, और वो वहाँ पर है और चलो और बीच में मत पड़ना टेरन इस बार तुम। और इसी के साथ में वो कूदते हुए कुछ टाइटन के ऊपर से जाता है और लिसा की तरफ बढ़ते हुए कहता है इस बार तो नहीं भागोगी ना लिसा क्लोडेन। और लिसा कहती तो आ जाओ लुवेन और मैं इस बार तुमसे लड़ूंगी। और इसी के साथ में वो दोनों लड़ने लगते और हम देखते हैं कि लिसा लुवेन को थोड़ा दूर धकेल देती है और लुवेन वापस उसकी तरफ बढ़ता है और दोनों की तलवारें टकराई जा रही होती है। और जब ये सब चल रहा होता है लुवेन कहता है कि तुम थोड़ी थकी हुई लग रहे हो लिसा, और अब समय आ चुका है तुम अपनी हार मान लो, और तुम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि तुमने दूसरे मास्टर को यहाँ पर नहीं बुलाया। लिसा कहती है दूसरे मास्टर, और क्या तुम मेरे बेटे की बात कर रही हो क्या? और मैं ऐसा एक माँ होने के नाते ऐसा यहाँ पर तो उसको बुला नहीं सकती। लुवेन कहता है तुम एक नाइट के रूप में फेल हो चुकी हो और तुम एक लड़ाई को ऐसे लीड करने के लायक नहीं हो लिसा। और लिसा कहती हाँ मुझे पता है, और एक कमांडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस एक औरत ने अपने बेटे को रणभूमि से बाहर रख दिया है, और मैं ऑलरेडी एक नाइट के रूप में फेल हो चुकी हूँ। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो लुवेन की तलवार को इस बार काट देती है और आगे कहती है कि सच में और मैं और ज्यादा किसी लड़ाई की इच्छा नहीं रखती हूँ, और मैं और ज्यादा लोगों को और बच्चों को रोते हुए नहीं देखना चाहती क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, और हमने इस एम्पायर को वापस इसलिए बनाया था ताकि हम इतने ज्यादा ताकतवर देश बन जाए जिनको कि ऐसी चीजों की चिंता न करनी पड़े, ना कि ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए। और जब वो ये सब बोल ही रही होती तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक तलवार उसके आर पार निकल जाती है और लिसा के मुंह से खून निकलता है और वो टाइटन नीचे गिर जाता है और टेरन होता है जो कि पीछे से आकर उसको मार देता है। लुवेन कहता टेरन कहता सॉरी योहाइनेस, लेकिन ये मेरा एक नाइट के रूप में रास्ता है। और लिसा मरते हुए सोच रही होती कि एक वे ऑफ नाइट, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी यही किया था और लगता है कि मेरी जिंदगी ने ही मुझे रिजेक्ट कर लिया क्योंकि मैंने एक माँ के रूप में पहले अपने बेटे को चुना। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि आसमान में उजाला आने लगता है और एक धमाके जैसा होता है और सभी लोग साइड में देखते हैं, और हम देखते हैं कि वहां पर एक और टाइटन होता है जो कि हेलप्रोन ही होता है। और लिसा आंखें बंद करते हुए सोचती कि चेरी, और अब मैं बाकी सारी चीजें तुम पर छोड़ देती हूँ, और वो मर जाती है। आगे हम देखते हैं कि कहीं पर एक धमाका होता है और ये हमारा चेरी होता है जो कि अपने टाइटन में आया होता है। और हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि डेमियन वगैरह सब जा रहे होते हैं जेम्स और तभी डेमियन को अपने हाथ में कुछ चमकता हुआ दिखता है और वो कहता है 1 मिनट ये बर्फ है क्या? और जेम्स कहता क्या बकवास है, और सच में अभी ये रिलैक्स करने का समय नहीं है यार। डेमियन कहता हाँ, और मैंने अभी अभी बर्फ को देखा था यार। और जेम्स कहता मैं आगे जा रहा हूँ, और दूसरे सभी लोग कहते चलो साथ में चलते। इसी के साथ में हम थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर कि चेरी बोलता है कि तुम डेमियन को इस लड़ाई से बाहर रखना चाहती हो। लिसा कहती कि हाँ। चेरी कहता है कि तुम एक माँ के रूप में पूछ रहे हो ना कि एक नाइट के रूप में। और आगे चेरी कहता है तुम बहुत ही ज्यादा मास्टर बनने के बाद में जवान हो चुके हो, और क्या तुम्हारा दिमाग भी जवान हो गया क्या? और आखिर तुम्हारा बेटा अब कितना उम्र का हो चुका है? और है ना लिसा उसको याद करते हुए कहती कि 45 साल, और डेमियन लिसा का बेटा है। और आगे चेरी कहता तुम 88 साल की हो, और अब कुछ ज्यादा देर नहीं होगी एक ऐसी माँ के रूप में एक्ट करना जिसको कि बेटे की चिंता हो। और लिसा कहती तुम सीरियसली बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो जब बात करने की बात आती है, और तुम सच में ऐसे ही जब से तुम छोटे थे, और तुम अभी भी सेम ही और दूसरे लोगों के बारे में कभी सोचते ही नहीं हो। और चेरी कहता ओए, और तुम ये बोलने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, तुम मुझे और कामू को खींच कर ले गई थी एक ड्रैगन देखने के लिए क्योंकि बस तुम देखना चाहती थी। लिसा कहती कि हाँ तुम हमेशा ये बोलने की लड़ाई में जीत ही जाती हो, और मैं ये बोलने नहीं वाली थी। लेकिन चेरी कहता तो अब तुम क्या बोलने वाली हो? लिसा कहती कि मैं इस चीज को सीक्रेट रखूंगी कि तुम मुझे पहले पसंद करते थे और तुम्हारा एक तरफा प्यार। और चेरी एकदम से थोड़ा हिचकिचाने लगता है और कहता हाँ आखिर किस तरह की बकवास है लिसा, और मुझे सच में लगता है कि तुम्हारा दिमाग बस जवान ही नहीं हुआ है, लेकिन सच में तुम्हारा दिमाग भी बेकार हो चुका, सड़ चुका है। और लिसा कहती अब तुम पहले की तरह ऐसे लाल नहीं होते शर्मा के, लेकिन आखिर कैसा रहेगा कि तुम अपने चेहरे से पसीना पोंछ लो चेरी।
और वेल चलो, और अभी इतना शर्माने की कोई जरूरत नहीं है हम जैसे बुढ़े लोगों के बीच में जो कि 90 साल से भी ज्यादा के हो चुके हैं। और तुम्हारे रिएक्शन को देखकर लग रहा है कि इस बार मैं सक्सेसफुल रही और वहां से जाते हो कि चलो कुछ भी हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे भरोसे हूँ और मैं इस सीक्रेट को अपनी लाश तक कब्र में लेकर जाऊंगी। और चेरी उसको जाते हुए देख कर कहता हाँ लिसा, और वो सिर पकड़ते हुए कहता ये औरत यार, और भले तुम ऐसे नहीं बोलती तो भी, और तुम्हारा बेटा ऑलरेडी एक अलग जगह पर जा रहा है। और आगे हम देखते हैं कि वहां पर अब चेरी आ चुका होता है अभी के सीन में, और सारे वो टाइटन्स देख रहे होते हैं और ये उसका हेल्प्रोन होता है, जो कि चेरी जब वहां पर लिसा को मरा हुआ देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। टेरोन कहता है योहानेस ध्यान से, और लुएन भी देख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि एक हमला होता है और टेरोन के टाइटन के ही 2 टुकड़े हो जाते हैं। लुएन कहता है टेरोन, और तभी वो वापस उस चेरी पर हमला करता है। मिनर्वा कहती नहीं लुएन, और उसको डॉज करो। लेकिन हम देखते हैं कि लुएन की तलवार भी टूट जाती है और चेरी की तलवार उसके शरीर के आर पार निकल जाती है और वो भी मारा जाता है। मिनर्वा कहती लुएन, और हम देखते हैं कि उसको भी बीच में से फाड़ देता है चेरी। और तभी मिनर्वा वहां पर चेरी की तरफ बढ़ती है और चेरी वहां पर लिसा के टाइटन के पास में जाकर बोलता है कि लिसा उठ जाओ, और पीछे से मिनर्वा एक हमला करती है। और चेरी कहता है कि तुम हमेशा हमेशा ऐसे ही तुम बेवकूफ़ी जैसी चीजें करती हो जैसा कि भूतकाल में करती थी। और हम देखते हैं कि पीछे से वो एक माना ब्लास्ट आ रहा होता है और चेरी कहता है तुम हमेशा लोगों के दिल के साथ में खेलती थी और किसी और ही तरफ जाती थी। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जब वो माना ब्लास्ट होता है एक धमाका होता है, और इसी के साथ हमारा ये जब ब्लास्ट जाकर चेरी को लगता है जब वो लिसा को देख रहा होता है। और मिनर्वा वो सब देख रही होती है और वो भी हाफ रही होती है, पसीने छूट चुके होते हैं उसके भी। और हम देखते हैं कि चेरी ने लिसा के उस हमले को एक ही बार में रोक दिया होता है। और दूसरे जितने भी टाइटन होते हैं जो कि मिरान एलायंस, जो कि छोटे मोटे देशों के एलायंस है, वो सभी लोग कहते हैं कि आज़ादी के लिए, और मिरान एलायंस की आज़ादी के लिए। और वो सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और चेरी वहां पर कहता तुम सभी कीड़ो कहीं को, और वो अपनी तलवार से वापस एक ओरा स्वॉर्ड मारने वाला होता है। और दूसरे लोग कहते हैं ये हमला हो रहा है और सभी लोग भागो, और इसी के साथ में वो ऊपर कूदते हैं। चेरी कहता है कि हाँ सही कहा, और इसी तरह से स्ट्रगल करते रहो। और वो बहुत सारे और हमले करता है और सारे टाइटन्स का चूरा कर डालता है। और आगे हम देखते हैं कि अभी भी और ज्यादा माना ब्लास्ट हुए जा रहे होते हैं और मिनर्वा अपने हेल्प्रोन के अंदर उसको रोकने की कोशिश करती, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी पूंछ और हाथ वगैरह कट जाते हैं एक। और आगे चेरी कहता है इतना काफी नहीं है, और हम देखते हैं कि एंटीगॉन्स उसकी तरफ बढ़ते हैं और कोई कहता है कमांडर की रक्षा करो, और चेरी उन सब के भी टुकड़े टुकड़े कर देता कि नहीं ये अभी भी काफी नहीं है। और हम देखते हैं कि उनके टुकड़े हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। मिनर्वा वो सब देख रही होती है और चेरी की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो कहता है ये बिल्कुल भी काफी नहीं है मेरी लिसा के खून के बदले में, और अभी मुझे और भी ज्यादा खून की जरूरत है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं और का सीन जहां पर कि कोई कहता है कि मिरान एलायंस के रॉयल नाइट ऑर्डर वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और हमारे जो दूसरे नाइट ऑर्डर है वो भी खत्म हो चुके हैं। काउंट क्रेशन मर चुके हैं और लेडिया की सेकंड रॉयल नाइट स्क्वाड वो भी मारे जा चुके हैं, ड्यूक लुएन वो भी मारे जा चुके हैं। और इसी तरह से वो बता रहा होता है कि बहुत सारे एंटीगोन वगैरह भी मर चुके हैं। और मिनर्वा कहती रुक जाओ, और बस चेरी की अकेले की मदद के साथ में उसने हमारी अभी की ये ऐसी हालत कर दी। और सामने वाला बंदा कहता कमांडर, और हमें एक चीज तो माननी होगी। मिनर्वा कहते आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो बंदा कहता कि ग्रांड ड्यूक चेरी, और उसने ड्यूक लुएन को बस एक ही बार में मार दिया जो कि एक मास्टर था, और उसके बीच का जो ताकत का गैप था वो एक ऐसा था जैसे मास्टर और ग्रेजुएट का हो। और मिनर्वा कहती कि हाँ, और यहाँ तक कि मेरा जो हेल्प्रोन था उसकी भी एक पूंछ और हाथ कटकर उड़ गए थे। और भले ही दोनों ही टाइटन सेम चीजें है, हेल्प्रोन दोनों ही थे, लेकिन फिर भी और इस चीज में हम मना नहीं कर सकते कि वो एक ग्रांड मास्टर है और कोई ऐसी चीज जो कि हमने कहानियों में ही सुनी थी। सामने वाला बंदा कहता हमारी अभी की हालत में ये किसी काम का नहीं रहेगा, हम लोग अभी और ज्यादा लड़ाई करें। मिनर्वा कहती कि हाँ वो सभी लोग भी मारे जाएंगे जैसे कि वो दूसरे मेरे जितने भी सिपाही मारे गए थे मुझे बचाने के लिए। आगे वो बंदा कहता कि अभी कुछ समय आते जब हमें भागना पड़ता है, और अगर हम लोग हमारे देश में वापस भाग जाए और टाइटन फॉर्मेशन रखे तो हम इनसे लड़ सकते जब तक कि मीटियोर ना गिर जाए इनके शहरों पर। मिनर्वा कहते अगर हम भागेंगे तो हम हार जाएंगे और मिरान एलायंस वो पक्का कोरिंथ के हाथ लग जाएगी, और इससे पहले कि मीटियोर उनके ऊपर गिरे हम पूरी तरह से चारों तरफ से घेर ले जाएंगे हमारे साथी देशों के साथ में ही। और आगे वो कहती है एलायंस, और हाँ, और एकदम से खड़ी हो जाती है। सामने वाला बंदा कहता है लेकिन अगर हम लोग उनके सामने जीत नहीं पाए चेरी से तो? मिनर्वा कहती है एक रास्ता है। वो बंदा कहता सॉरी क्या? और हम देखते हैं कि कहीं पर मिनर्वा अभी डार्क के सामने बैठी होती है और डार्क कहता है मैंने सुना था कि तुम हार गई हाँ, और लगता है कि तुम सच में मेरे टेस्ट को पास नहीं कर पाए। मिनर्वा कहती कि हाँ, और मैं तुम्हें एक बराबर आंसर नहीं दे सकती। डार्क कहता है ओह, और मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज्यादा शांत लग रही हो। मिनर्वा कहती ये बात सच है आखिरकार। डार्क कहता ऐसी बात है तो चलो अब हम लोग वापस जा सकते नहीं, और लगता तो है नहीं कि अब हमें लड़ने की और जरूरत है। मिनर्वा कहते क्या होगा अगर तुम्हारे जो टेस्ट के सवाल थे वो बीच में बदल जाए? डार्क कहता आखिर इसका क्या मतलब है? मिनर्वा कहते कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर कुछ चीजें कैसे होती है। डार्क कहता वही ऐसी ट्रिक्स खेलना बंद करो, और क्या तुम बोल रहे हो कि मैं अब तुम्हारे फैलाए हुए कचरे को साफ करूंगा? मिनर्वा कहते मैं तुमसे ईमानदारी से बात करूंगी,
और जो नया सवाल है वो चेरी वेंसिलियाड है। डार्क कहता चेरी। मिनरवा कहती कि हाँ, और वो कोरिंथ का कमांडर है और वो पक्का मास्टर के लेवल से ऊपर है क्योंकि उसने हमारे लुएन को बस एक ही स्ट्राइक ने मार दिया था। और डार्क कहता एक मिनट, वो लुएन जिससे मैं लड़ा था उसको एक स्ट्राइक में। और मिनरवा कहती कि मैं पक्का कह सकती कि वो एक ग्रैंड मास्टर के लेवल पर पहुंच चुका है जो कि बस कहानियों में सुना जाता था। और तुम इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहोगी? डार्क कहता कि। और वो एक फ्लैशबैक याद करता है जहां पर कि ड्यूक लुएन ने कहा होता है कि एक ग्रैंड मास्टर वो मास्टर के लेवल से ऊपर है और मुझे ये मानना पड़ेगा कि वो बंदा एक ग्रैंड मास्टर के लेवल पर है। डार्क कहता वो बंदा, और वो मन में सोचा जरूर ड्यूक रॉबिन्स की तब उसी की बात कर रहा था, चेरी के बारे में। रॉबिन्स की उसको बताता कि मैं हमारे सबसे बड़े दुश्मन कोरिंथ के डेविल की बात कर रहा हूँ जो कि ग्रांड ड्यूक चेरी वेंसिलियाड है। डार्क कहता अब मुझे याद आ गया और वो हंस रहा होता है। मिनरवा उसको देखते हुए मन में सोचती एक मिनट, क्या इस तरह का ताना उस पर काम नहीं करेगा क्या? और या फिर वो मुझ पर इसलिए हंस रही क्योंकि उसको मेरी बात पर भरोसा नहीं है। और आगे वो कहती अगर तुम वापस कैराटूस में इस तरह से चली जाओगे तो हमें भी भागना पड़ेगा और इसका मतलब कि तुम लोग पूरी तरह से हार जाओगे वो चांस तुम्हें कैरानोसा प्लान मिलने का। डार्क कहता नहीं, ये नहीं चलेगा और हमारे एम्परर ये नहीं सुनना चाहते। मिनरवा कहती एम्परर और ना कि योहाइनेस, और क्या ये लड़की कोई नोबल है? नहीं, अगर वो नोबल भी होती तो भी वो एम्परर को बिना फॉर्मेलिटी के नहीं बुला सकती थी और वो पक्की कोई ऐसी जिसके बहुत सारे सीक्रेट है। मिनरवा कहती हाँ, तो आखिर तुम अब क्या करने वाली हो? डार्क कहता चलो अब ठीक से बोलते, और हमने तुम्हारी रिक्वेस्ट को बहुत ही ज्यादा उम्मीदों से ज्यादा समझ लिया, लेकिन तुम लोग अभी भी बहुत ही कम चीज कर पा रहे हो क्योंकि तुम उन चीजों के काबिल नहीं थे। क्या तुम मानती हो? मिनरवा कहती हाँ। और डार्क कहता मैं तुमसे एक और चीज पूछने वाला हूँ और उस प्रॉब्लम के लिए जो कि मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करने वाला हूँ। मिनरवा कहती मुझे बताओ। डार्क कहता है कि जो 7 प्रोविनेंस है वो। मिनरवा कहती तुम पागल हो क्या? और तुम कोरिंथ के इलाके का 20% हिस्सा चाहते हो और तुम्हारे देश की अभी पॉपुलेशन और इकोनॉमी को देखते हुए लग रहा नहीं कि तुम सिर्फ कैरानोसा प्लान को ही अकेले नहीं संभाल पाओगे। डार्क कहता कि इससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए और सबसे पहले तुम्हें तो खुद की चिंता होनी चाहिए ना कि तुम खुद के इलाके की रक्षा कैसे करोगी। और मिनरवा कुछ बोल नहीं पाती है। डार्क कहता तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया? मिनरवा कहते जैसे तुम्हारी इच्छा वैसा करो। डार्क कहता ठीक है बालाकान। और क्रोवा कहता ठीक है, और इसी के साथ में वो कुछ कागज निकालता है और कहता है कि हमें यहाँ पर आपके यहाँ पर सिग्नेचर की जरूरत होगी। मिनरवा कहते क्या तुमने इस सारी चीजों की पहले तैयारी करके रखी और तुम्हें पता था कि ऐसा कुछ होगा? डार्क कहता बिल्कुल नहीं, और ये है जिसको कि इसके बारे में पता था और उसने कहा था कि ऐसा कुछ कि जब तुम वापस आओगी हमसे मिलने के लिए तो हमारा बहुत ही ज्यादा अपर हैंड होगा और हम जो बोलेंगे तुम वही करोगे। और मिनरवा कहते कि हाँ, और कैराटूस के अंदर भी एक बुढ़ी लोमड़ी है। हाँ। और क्रोवा कहता कि यह सबसे अच्छी तारीफ है जो कि मुझे मिल सकती, थैंक यू। और मिनरवा गुस्सा होते हुए मन में सोती लेकिन अचानक से चेरी ने लड़ाई क्यों बंद कर दी थी, और भले ही हमें मौका मिल गया था भागने का उसके कारण। और हम देखते हैं कहीं पर 2 चांद निकले होते और एक कब्र होती है जहाँ पर कि एक कोई बंदा शराब भरता है और 3 गिलास टकराते हैं और चेरी, कामू और वो लास्ट की जो कब्र होती है वहां पर एक गिलास होता है। चेरी कहता है कि चलो, और ये अल्कोहल वही जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद था लिसा। और इसी के साथ में कामू कहता है कि हाँ, और उस दिन भी 2 चांद थे जब वो हमें घसीट कर ड्रैगन देखने के लिए लेकर गई थी, और सेम चीज जब हम ग्रेशियन से भी मिले थे। चेरी कहता है कि हाँ, और सेम दिन तभी, और तब भी सेम ही चीज थी जब उसने उस दिन जाकरेन के साथ में शादी के लिए वो तैयार हो गई थी। और कामू कहता है कि वो बास्टर्ड, सच में हम दोनों जब लड़ रहे थे तो वो लिसा को ले गया यार, और सच में हम लोग हार गए। चेरी कहता है कि हमने सच में एक इधर से उधर भटकने वाले गाने गाने वाले को कम समझ लिया था, और किसने सोचा था कि लिसा जैसे टॉम बॉय को वो बस एक गाने के कारण पटा लेगा। और कामू कहता है कि वो सच में पूरे समय हमसे सावधान रहता था क्योंकि वो एक ग्रेजुएट नहीं था, तो वही अकेला था जिसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, और मैं समझ सकता हूँ आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था। चेरी कहता है कि वो बेवकूफ बास्टर्ड, और उसको लिसा अच्छे से पता नहीं थी, और कितनी मजाक की बात है नहीं। और मुझे लगता है कि हम लोग थे जिसको कि लिसा के बारे में कुछ ठीक से पता ही नहीं था। कामू कहता मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि ग्रेशियन अभी हमारे साथ में नहीं है यहाँ पर। और आगे वो दोनों वापस शराब उधर कब्र पर डालते और कामू कहता वो कहीं ग्रेशियन सच में मर तो नहीं गया? ग्रेशियन मतलब वही ब्लू ड्रैगन, अगर तुम लोग भूल गए तो। चेरी कहता मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया ना, और ये इम्पॉसिबल है किसी ऐसे के लिए जो कि लाइटनिंग स्पिरिट किंग को समन कर सके और उसका कोई मर्डर कर दे। और कामू कहता कि हाँ, और सच में मुझे ये चिंता हो रही कि कहीं वो वापस आकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो और वो कोई ऐसा इंसान है जो कि असल में खुद करुमा के ऊपर जाकर अकेला हमला कर देगा, और लिसा को सच में बहुत ज्यादा पसंद आएगा अगर हम लोग मिनरवा का सिर काट कर उसके कब्र के पास में रखे। चेरी कहता कि हाँ, लेकिन वो अपनी कब्र से बाहर निकल कर बोलेगी ये बहुत ज्यादा घटिया है और वो फेंक देगी यार। कामू कहता है कि सबसे ज्यादा ताकत और अनडेड मॉन्स्टर तब वो हमारे सामने आ जाएगा नहीं। और दोनों ये सब बोल रहे होते और चुपचाप होते, और तभी चेरी कहता कल, और डार्क भी साथ में बोल रहा था कल, और कल वो दिन है जब सारी चीजें खत्म होगी। और डार्क और चेरी दोनों एक दूसरे के बारे में बोल रहे होते, और इसी के साथ हमारा एक सर्कल बनता है और वहां पर कोई खड़ा होता है इंसान, वो बोलता है कि वेलकम, और जितने भी हमारे साथी हमारे अलायंस के और साथ ही में
ड्यूकेस मिनर्वा आपका इंतजार कर रही है और कैप्टन प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। तो क्रोवा, डार्क और उसका पिताजी वो ड्रैगन तीनों जाने लगते और सामने वाला बंदा कुछ समझ नहीं पाता। क्रोवा कहता कि वो मेरी एडवाइजर है और दूसरा बंदा कहता ठीक है तो मैं आप सभी को वहां पर अंदर लेकर चलता हूँ। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो लोग एक टेंट में होते हैं। वो इंसान बोलता है प्लीज कुछ पल रुकिए और अभी मिनर्वा आ जाएगी। और डार्क कहता है कि मुझे तो लगा था कि मिनर्वा यहाँ पर आकर हमसे तुरंत मिलने आएगी और मुझे लगता है कि उसको अभी भी हम पर गुस्सा आ रहा है। नहीं, क्रोवा कहता है कि ये इसका उल्टा लग रहा है, शायद वो अभी बहुत ही ज्यादा बिजी होगी। और ड्रैगन कहता बेटे चलो, और क्या हमें बाहर जाकर खेलना चाहिए, और क्या हमें स्नोबॉल फाइट करनी चाहिए। डार्क कहता आखिर तुम एक रणभूमि पर क्यों खेलोगे, और तुम्हें खुश हो जाना चाहिए बस इतने से ही कि क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और इसी के साथ में वो ड्रैगन एक ऐसी मेमोरी याद कर रहा था जिसमें कि डार्क ने बोला था पिताजी आई लव यू। और मतलब कि ऐसा डार्क ने कभी बोला नहीं, ये ड्रैगन की खुद की ही सोच है। और वो ड्रैगन कहता तुम अपने पिताजी से अब और ज्यादा प्यार नहीं करती। और आखिर वो प्यारी सी क्यूट सी बच्ची कहाँ चली गई, और जो कि मेरे जाते समय मुझे पीछे से गले लगा रही थी। डार्क कहता बस चुप हो जाओ प्लीज। और क्रोवा मन में सोचा किसने सोचा होगा कि एक ग्रैंड मास्टर और एक इतने खतरनाक ड्रैगन के बीच में इस तरह से बातें होगी। तभी हम देखते हैं कि टेंट में कोई आते हुए कहता कि सॉरी और मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाई। और मिनर्वा वहां पर आती है और ड्रैगन को देख रही होती है और कहती कि हमारे जो सर्वेलेंस स्क्वाड की जो लड़ाइयाँ थी अभी वो पिछले समय से चले जा रही तो मैं थोड़ी बिजी थी। और फिर वो ड्रैगन को देखते हुए कहते कि आखिर वो कौन है। डार्क कहता कि वो हमारे जादूगरों में से एक है तो इसकी चिंता मत करो। मिनर्वा मन में सोचती ये लोग सच में काफी ज्यादा अजीब लोग हैं, और क्या ये उसके पिताजी है। क्रोवा कहता कि आखिर सिचुएशन क्या है। मिनर्वा कहते कि ये जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था, और क्योंकि वो लोग कल की लड़ाई के बाद से उनका कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है और बहुत ही ज्यादा चांस है कि आज के दिन हम लोग उनसे आमने सामने की लड़ाई में लड़ेंगे। और असल में अब छोटी मोटी स्ट्रेटेजी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम जाकर उस चेरी को रोको। डार्क कहता सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे पास में जीतने का चांस बहुत ज्यादा है जब तक कि मैं चेरी को रोक लूं। और जितना मुझे पता है तुमने सच में कल के दिन में तो काफी सारी चीजें खोई है। मिनर्वा कहते कि वो लोग तो हम लोग उसके इंचार्ज रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने बेस्ट उसी चीज पर फोकस करो जो रोल तुम्हें दिया गया है। डार्क कहता मेरा रोल, और मैं तुमसे बस एक ही चीज पूछता हूँ, और आखिर तुम इतना ज्यादा पक्का कैसे कह सकती हो कि मैं चेरी को रोक पाऊंगा। और हम देखते कि मिनर्वा थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोलती और कहते कि भले ही मैं तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकती, लेकिन एक वाम ग्रेड का ग्रीन ड्रैगन है जो कि गैलेंसिया नाम का, और वो हमारे कर्मा के अंदर ही रहता है। डार्क कहता ओह वाम ग्रेड, और वाम ग्रेड मतलब जो कि उसके पिताजी है गोल्डन ड्रैगन वो भी उसी ग्रेड के है। और आगे वो मिनर्वा बताते कि 20 साल पहले हमने एक कुछ लोगों की टीम को ले जाकर 10 ओग्रेस को मारने के लिए लेकर गए थे, जो कि हमें लगा था कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, लेकिन अचानक से कहीं से आ गए थे और मुझे भी उन रॉयल नाइट ऑर्डर के साथ में भेजा गया था। और क्योंकि वो बेस्ट ओपोनेंट थे जिनसे कि तुम फाइटिंग एक्सपीरियंस पा सकते हो युद्ध के सिवाय। और डार्क कहता हाँ वो क्या है। क्रोवा कहता कि वो बहुत ही ज्यादा बड़े मॉन्स्टर है जो कि 7 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं, और एक को हराने के लिए कम से कम 3 ग्रेजुएट की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा लगता तो था कि वो अभी जब से टाइटन बने तब से गायब हो चुके हैं, लेकिन और डार्क उस ड्रैगन वाली बात को मन में सोचते हुए कहता कि ओह तो ऐसा दिखता होगा। और वो कहता ठीक है। तो मिनर्वा कहती कि हाँ, और ये सच में बहुत ही ज्यादा टफ ओपोनेंट है टाइटन के बिना, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो ओग्रे का रहने की जगह थी वो उस ग्लेंसिया के गुफा के पास में ही थी, लेकिन उसी समय पर हमें कुछ पता ही नहीं था कि वहां पर उस जगह पर एक ड्रैगन रहता है। डार्क कहता चलो मुझे अंदाजा लगाने दो, और वो ग्लेंसिया बाहर आया और बाद में गुस्सा हो गया। मिनर्वा कहते नहीं उसने कुछ नहीं किया। डार्क कहता इसने कुछ नहीं किया। मिनर्वा कहते कि हाँ ये ऐसा जैसा कि मैंने कहा, ये बस उसने हमें बस देखा और बस उसके देखने के कारण नजरों से ही ओग्रे डर के मारे मर गए, और जितने भी ग्रेजुएट थे वो हिल भी नहीं पाए और बस उसी जगह पर बैठ गए। और कुछ ग्रेजुएट तो ऐसे भी थे जिनके मुंह से झाग निकल गया और बेहोश हो गए थे। गोल्ड ड्रैगन कहता कि ड्रैगन फियर। डार्क कहता ड्रैगन फियर वो क्या है। मिनर्वा कहती हाँ लगता है कि तुम्हारे जादूगर को इसके बारे में कुछ पता है, और ये पहली बार था जब मैंने सबसे पहले ड्रैगन फियर को एक्सपीरियंस किया था। डार्क कहता तो तुम बोल रहे हो कि ऐसी कोई सेम चीज जो कि वो कोई जंगली जानवर करते जब वो तुम्हें गुस्सा दिलाते। तो मिनर्वा कहती कि हाँ, और ड्रैगन के पास में भी ऐसी कोई चीज है, लेकिन ये एकदम अलग ही लेवल पर है। और तुमने मुझसे पूछा ना कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम चेरी को रोक सकते हो, और जब मैं सबसे पहली बार तुमसे मिली थी तो वही सेम चीज मुझे एक्सपीरियंस हुई जो 20 साल पहले हुई थी, और वही ड्रैगन फियर। तो गोल्ड ड्रैगन कहता कि मेरा बेटा बेस्ट है। डार्क कहता मुझे लगता है कि तुम किलिंग इंटेंट की बात कर रही हो। मिनर्वा कहती किलिंग इंटेंट। डार्क कहता कि हाँ, और वेल किलिंग ओरा उसको बोलना ज्यादा आसान रहेगा, तुम्हें समझ में आएगा। मिनर्वा कहती कि हाँ, और ये कोई ऐसी चीज है जो कि हमें रणभूमि में एक्सपीरियंस होती है, लेकिन ऐसी कोई चीज तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा वाला एक अलग ही लेवल पर था, और वो डर जो कि मुझे ड्रैगन से महसूस हुआ था, और इसीलिए मैंने ये सोच लिया था कि तुम एक ग्रैंड मास्टर के लेवल के आसपास में हो। डार्क कहता है कि वाह, और तुम्हारा सच में काफी ज्यादा लॉजिकल अंदाजा है। और डार्क मन में सोचता है कि मेरा किलिंग इंटेंट क्या वो मेरे ड्रैगन दिल के साथ में कंबाइन होकर ड्रैगन फियर बन गया क्या। और वेल ये इतनी भी बुरी चीज नहीं है, मेरे काम आ सकती है।
आगे हम जैक्सन प्लेन के वहाँ का सीन देखते हैं जहाँ पर कि दो आर्मीज आमने सामने होती है और एक हेल्प्रोन के अंदर हमारा चेरी बैठा होता है और हेल्प्रोन बोलता है कि कितना बोरिंग है यार, और क्या हम लोग इस लड़ाई को बस हम दोनों ही मिलकर खत्म करने वाले। चेरी कहता है कि हाँ, और कोई भी ऐसा नहीं जो कि मुझसे लड़ने के काबिल हो, और सच में ये लोग कितने ज्यादा बोरिंग है ना। टाइटन कहता है मैं कोरिंथ के बारे में बात कर रहा हूँ, और अगर तुम सारी चीजों से निपट सकते हो तो वो जो देश है वो पूरा तुम्हारा देश नहीं होना चाहिए था, और ये तो बेहतर नहीं रहेगा कि तुम उस राजा की जगह पर राजगद्दी पर बैठो। तो चेरी कहता है कि इसीलिए तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और सभी लोगों को ये दिखाने के लिए कि आखिर मैं किस काबिल हूँ, और इसके कारण जो मेरा देश था वो बस मेरे अकेले के कारण ही नहीं बना लेकिन मेरे दोस्तों के साथ में, और यही कारण है कि मुझे कोरिंथ पसंद है। टाइटन कहता है मुझे सच में तुम लोग समझ नहीं आते हो, और ये जो एम्परर और नोबल है वो तो तुमसे डरते नहीं है। चेरी कहता हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेरा एग्जिस्टेंस है वही उनकी पोजीशन के लिए खतरा है, और मैं तो बस अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस देश का एक बेस्ट नाइट बनने की। आगे वो टाइटन बोलता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और चलो यार मैं तो, और जैसे कि मेरे तो इंसानों के मामले में पढ़ना तो कोई हंसी वाली चीज़ हो जाएगी। चेरी कहता है कि हाँ, और अगर तुम हमारे मामलों में पढ़ोगे तो तुम्हारा सिर दर्द हो जाएगा यार। और तभी चेरी सामने देखता और कहता वो वहाँ पर है, और यही वो टाइटन है जिसने कि हमारे सारे वो मास्टर्स को मार दिया था, और ये डार्क का एंड्रोमेडा होता है जो कि अपनी शील्ड को नीचे फेंक देता है। चेरी कहता एक मिनट, इसने अपनी शील्ड फेंक दी और लगता है कि दो तलवारें चलाना इसकी स्पेशलिटी लग रही। टाइटन कहता कि ये अमेजिंग है, और मैंने ऐसा कोई टाइटन पहले कभी नहीं देखा। चेरी कहता आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो चेरी का टाइटन बताता ध्यान से, और उस टाइटन का आउटपुट एटलीस्ट 3.1 है। और चेरी कहता हाँ, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि ग्रेशियन ने तो कहा था कि 2.5 वही किसी भी टाइटन की लिमिट है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि जो डार्क का टाइटन होता है उसके तलवार में से जैसे ओरा निकल रहा होता है, और सामने वाला चेरी भी अपने तलवार में से ओरा निकालता कहता है जब एक बार हमारी तलवारें टकराएगी तो मैं पक्का पता लगा लूंगा कि क्या है। और इसी के साथ में दोनों टाइटन्स एक दूसरे को देखते हैं और एक ओरा स्वॉर्ड का माना स्लैश मारते वो लोग, और इसी के साथ में चेरी भी एक बार अपनी तलवार सामने लाता है और कहता है ये माना, और क्या हो सकता है, और इसी के साथ में वो उस माना को दूर धकेलता है, और एकदम से जैसे ही वो करता है तभी डार्क का टाइटन उसके पास में आ जाता है और एक हमला करता है ऊपर से, और इन दोनों की लड़ाई में खतरनाक फोर्स बनता है और आसपास में चीजें जैसे टूटती जा रही हो। डार्क कहता कि मैं सच में तुमसे मिलना चाहता था ग्रैंड मास्टर, और चेरी उसको देखते हुए मन में सोचा एक मिनट, और ये कोई ऐसा जो कि सेम मेरे ही लेवल पर है। और आगे चेरी भी उससे कहता है सेम हियर, और मैं भी तुमसे मिलना चाहता था जिसने कि आयरलैंड की लड़ाई को अकेले ही खत्म कर दिया। डार्क कहता है कि हाँ, और तुम सच में इन छोटे मोटे स्मॉल फ्राइज से अलग हो, और तुम सच में मेरी काफी ज्यादा मदद करोगे एक मनोरंजन खेल में। और चेरी कुछ बोल नहीं रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर दोस्तों और कल्टिवेटर इन मैजिक वर्ल्ड के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक फ्लैशबैक जहां पर कि चेरी कुछ बोल रहा होता है और उसका बेटा बोलता है कि अभी वो सबसे ज्यादा कौन सी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहेंगे, और सैलामेंडर नाइट ऑर्डर वो चाहते हैं कि हम लोग उस जगह पर जाए जहां पर कि वो डिफेंड कर रहे हैं, और जैकरन का किला और करुमा वहां पर यही उम्मीद कर रहा होगा कि और कोई सिपाही ना हो, और इसीलिए अगर तुम वहां पर जाओगे तो तुमसे कोई लड़ नहीं पाएगा। और चेरी भी कहता है कि हाँ, और तुम चाहते हो कि मैं वहां पर जाकर उस दूसरे लोगों को हरा दूं, और आखिर इससे क्या ही होगा। तो उसका बेटा बोलता है कि जिस रणभूमि पर तुम रहोगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वहां पर ताकत का बैलेंस बना रहेगा कभी। और चेरी अभी मन में सोच रहा होता है कि लोजन, और लगता है कि इस बार तुम गलत थे। और आगे चेरी बोलता है कि क्योंकि तुमने एयरलैंड के अंदर लड़ाई को बेकार कर दिया था हमारे लिए, और इसीलिए लिसा को बहुत ज्यादा प्रेशर रहा और बाद में जैकरन के उस किले वाली लड़ाई में वो मारी गई। और डार्क कहता लिसा, हाँ आखिर वो कौन है? और चेरी कहता कि बास्टार्ड, और बाद में वो पूरी ताकत से हमला करने लगता है। और डार्क कहता वाह, और चेरी कहता इस नाम को याद रखना जब तुम नर्क में जाओगे। और इसी के साथ में वो एक हमला करता है और वो देखता है कि सामने से डार्क गायब हो जाता है, और तभी टाइटन कहता ऊपर, और हम देखते हैं कि ऊपर से डार्क एक हमला करता है। और मिनरवा वो देखते हुए मन में सोच रहे थे एक मिनट, और क्या वो माना ब्लास्ट इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही है, और वो भी इतनी ताकत के साथ में। और हम देखते हैं कि नीचे से चेरी एक माना ब्लास्ट करता है, और इसी के साथ में जैसे एक माना ब्लास्ट होता है वो दूसरा भी करता है, दो एक साथ में उस डार्क की तरफ जा रहे होते। डार्क मन में सोचता कि वाह, और कितनी ज्यादा इंप्रेसिव टेक्निक है कि तुम अपने स्वॉर्ड ऑरा को इस एरिया में इतनी लगातार रिलीज कर पा रहे हो, और मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, और मैं सच में महसूस कर सकता हूँ इसने कई सालों तक की जो ट्रेनिंग की है, और ये मैं भी इसका अच्छे से जवाब दूंगा। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि उन दोनों माना स्लेश के सामने डार्क जाता है ऊपर से और अपनी तलवार को सामने लाता है, और जब उसकी तलवार टकराती तो एक धमाका होता है, और तभी हम देखते हैं कि डार्क सुरक्षित उस धमाके से निकल आता है, और चेरी वो देख रहा होता है, और हम देखते हैं कि डार्क ऊपर से जमीन पर कूदता है और उसकी तलवार वहां पर जमीन में गाड़ देता है। और चेरी कहता आखिर ये, और हम देखते हैं कि जमीन के अंदर ही जैसे बहुत ही ज्यादा ऐसे दरारें आने लगती है, और जो काम होता है वो देखते हो कि एक मिनट ये, और मिनरवा भी कहती है ये खतरनाक है, और सभी लोग यहाँ से भागो, और सारे सिपाही दूर भागने लगते। हम देखते हैं कि इसी के साथ में एक धमाका होता है,
और उस धमाके के बाद में बहुत ज्यादा धूल वगैरह उड़ रही होती है और जो दूसरे लोगों के टाइटन्स होते हैं वो भी दूर कहीं हवा में उड़ रहे होते हैं। और लेकिन हम देखते हैं कि जो कामू और मिनरवा होते हैं वो जैसे जैसे टिक जाते हैं, कामू के तो आखिर ये क्या था और मिनरवा के तो आखिर वो भी सेम ही चीज रिपीट करती है और एक इंसान आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो दूर से जो लोग देख रहे होते हैं बीच में खड्डा हो चुका होता है पूरा और डार्क ने अपनी तलवार जमीन में घुसाई हुई होती है। वो कहता है वाह कितनी सरप्राइजिंग बात है यार, और मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे उस हमले के सामने टिक पाओगे। और हम देखते हैं कि चेरी वहीं पर खड़ा होता है और उसने अपनी पूंछ को सामने लाया होता है, लेकिन अब वो भी जमीन पर गिर जाती है। डार्क कहता है कि तुमने अपनी पूंछ को सामने लाया और मेरी शॉकवेव को हटा दिया और ये सच में काफी ज्यादा अच्छा प्लान था और मैंने तुम्हारे कारण कुछ नया सीखा। और चेरी कहता है तुम भी इनक्रेडिबल हो और तुमने अपनी वो डिस्ट्रक्टिव ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा दिया और वो भी अपनी तलवार के टिप पर सारा माना लाकर जमीन के अंदर ब्लास्ट करके। और मैंने सच में एक किसी ऐसे इंसान से मैं पहले भी मिला था जिसने सेम चीज इस्तेमाल की थी। डार्क कहता सच में, और क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिर वो कौन है। चेरी कहता है मैं कुछ कह नहीं सकता कि आखिर तुम अच्छे से बात कर रहे हो या फिर घमंडी बन रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ये छुपाना नहीं चाहता और मैं चलो बता देता हूँ। और वो इंसान वो तीसरा इंसान है जिसके पास भी मेरी तरह एक हेल्परोन है और 3 हेल्परोन है, एक चेरी के पास में, एक मिनरवा और तीसरा ये इंसान। आगे चेरी बताता कि वो बिना किसी हथियार के लड़ता है और वो टेरन का एक नाइट है जो कि वेस्टर्न के कॉन्टिनेंट पर राज करता है और उसका नाम एल्विन कोटारिस है। डार्क कहता है 1 मिनट, और एक फिस्ट वॉरियर। हाँ, चेरी कहता है कि मैंने एक बार जब मैं नौजवान था तो उससे लड़ा था और वो अपना सारा माना अपने हाथों में इकट्ठा करता था और बाद में उनसे एक धमाका करता था और उन दोनों को जब हाथों से टकरा कर एक शॉकवेव बनाता था। डार्क मन में सोचा ओह, और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक ब्लड डीमन लड़ता है। ब्लड डीमन तुमने अबू द टॉप में देखे हुए यार। और आगे हम देखते हैं कि डार्क कहता क्या वो इंसान भी तुम्हारी ही तरह एक ग्रैंड मास्टर है। चेरी कहता मुझे कुछ पक्का पता नहीं, वो एक मास्टर था उस समय पर, लेकिन अब कुछ पक्का कह नहीं सकता, लेकिन अभी कुछ समय की ही बात है। डार्क कहता है कि वाह वो तो काफी ज्यादा औसम इंसान है और तुमसे यहाँ पर मिलना और बाद में एक और उभरता हुआ सितारा। चेरी कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा लड़ाई के साथ में ऑब्सेस्ड हो और चलो, और तुम्हारे पास में खुश होने का हक है, लेकिन तुम एल्विन कोटारिस से नहीं मिलने वाले इस जिंदगी में तो, क्योंकि तुम आज के दिन यही मरने वाले हो। और वो अपनी तलवार सामने करता है। हम देखते हैं कि डार्क मुस्कुराता है और अपने टाइटन से बाहर निकलकर नीचे आ जाता है और सामने वाले लोग कुछ समझ नहीं पाते। चेरी कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो और मुझे शक है कि तुम सरेंडर तो नहीं कर रहे हो। डार्क कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन इस हिसाब से इस बंदे ने मुझसे कहा है कि तुम्हारा जो टाइटन है और इसके बीच में दोनों में बहुत ही ज्यादा बड़ा है ना माना के आउटपुट का गैप है। और चेरी कहता तो तुम एक बराबर की लड़ाई लड़ना चाहते हो। डार्क कहता कि मैं बस उसको ऐसे बार बार बोलते नहीं देखना चाहता कि किस तरह से जो तुम लेजेंडरी टाइटन के अंदर हो उससे ज्यादा है इसका हाई आउटपुट। और वो टाइटन कहता अरे नहीं, और मुझसे लड़ो और मेरा इस्तेमाल कर कर लड़ो। डार्क कहता मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। और आगे डार्क चेरी की तरफ उंगली करते हुए कहता है कि चलो नीचे आ जाओ और हम अपने खिलौनों के बिना लड़ते हैं अब। और चेरी कहता कि बास्टार्ड। आगे हमें बताया जाता है हेल्परॉन, और 100 साल पहले जब एक कारुमा का नाइट क्रोमेल वैन एलेक्सिया और वो एक नए टाइटन के अंदर आया था तो पूरी दुनिया ये देखकर डर गई थी और इसका आउटपुट 2.2 था और ये एक ऐसा नंबर था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि उस समय के दौरान पूरी दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट आउटपुट वाला टाइटन था वो था 1.2 और इसने 2.0 वाली जो दीवार थी वो तोड़ दी थी। और ये बस इसीलिए पॉसिबल था जो कि ड्वार्फ और एल्फ ने मिलकर बनाए थे टाइटन उनके बाद में, और हर एक देश उन्होंने अपने जासूसों को भेजा था ताकि वो लोग उस टाइटन को बनाने वाले के बारे में पता कर सके और उसकी लिमिट को रोक सके, जिसने कि दूसरे टाइटन की लिमिट को तोड़ ही दिया यार। और एनपिरोस वो था जो कि करुमा का उस जगह का जादूगर था और वही इकलौता इंसान था इस इतिहास में जिसको कि ग्रेट मैजिशियन कहा जाता है। और ये फैक्ट कि उसने ऐसे 3 हेल्परॉन्स बनाए थे और ये हर एक देश इसके कारण डर में डूबा हुआ था। लेकिन ये भी एक फैक्ट जाना हुआ है कि जो बाकी के 2 बचे हुए हेल्परॉन थे वो उसको छोड़कर चले गए थे खुद के मालिक ढूंढने के लिए। और ये फैक्ट कि इस दुनिया में ऐसे भी टाइटन थे जो कि अपने खुद के मालिक चुन सकते थे और जो कि पहले पॉसिबल नहीं था, और इससे लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए। और इसी समय के दौरान बहुत सारे जादूगर थे जो कि उस समय के दौरान ये सब बनाना चाहते थे और ऐसा टाइटन जो कि हेल्परॉन की भी टक्कर कर सके, और इसीलिए इस हेल्परॉन को ऐसा नाम मिला लेजेंडरी टाइटन। और हम देखते कि चेरी अभी बोल रहा था क्या तुम सीरियस हो, और उसका टाइटन कहता कि हाँ, और हम दोनों के ही टाइटन के मतलब कि आउटपुट के बीच में बहुत बड़ा गैप है और तुम उस औरत से जीत नहीं पाओगे, तो इसीलिए उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करो और टाइटन के बिना लड़ो और इसी तरह से तुम उससे जीत पाओगे। चेरी कहता है कि कमज़ोर मत बनो और तुम एक लेजेंडरी टाइटन हो हेल्परॉन। और हेल्परॉन कहता है कि नीचे उतर जाओ चेरी, और मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहता। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि चेरी भी अपने टाइटन से बाहर निकलता है। डार्क वो देख रहा होता है और चेरी का टाइटन वहाँ से गायब हो जाता है। डार्क कहता है एंड्रोमेडा तुम भी वापस चले जाओ, और एंड्रोमेडा कुछ बोल नहीं रहा होता, गुस्सा हो रहा होता है।
डार्क कहता है कि अब कोई ऐसा दुश्मन नहीं जो कि तुमसे लड़ सके, तो चले जाओ। और चेरी कहता है कि चेरी वेलेंसियाड। और डार्क कहता है कि मेरा नाम डार्क रोनिर है और मैं सबसे पहले तुमसे अपनी तलवार से हेलो बोलूँगा। और उसकी तलवार हवा में उड़ रही होती है और वो चेरी की तरफ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो चेरी को छू भी नहीं पाती है और चेरी उसको साइड में कर देता है। और वो कहता है तुम सच में काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी वाले हो नहीं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो डार्क को अपनी तलवार वापस देता है और डार्क मन में सोचता है 1 मिनट प्रोटेक्टिव फोर्स। और जब वो अपनी तलवार को देखता है तो उस पर क्रैक आ चुका होता है और ऐसी तलवार जो कि ड्रैगन की हड्डी से बनी उस पर क्रैक आ गया। और चेरी कहता है तो ये एक ईगो स्वॉर्ड है जो कि ड्रैगन की हड्डी से बनी है और ये सच में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि तुम कोई ऐसे हो जो कि इस तरह की तलवार के ऊपर निर्भर रहोगे। और अगर तुम्हें माना को कंट्रोल करना आता है तो तलवार के मटेरियल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो माना है वो जब अपने हाईएस्ट लेवल पर तुम रिफाइन करोगे तो वो इस दुनिया के किसी भी मटेरियल से ताकतवर होगा। और इसी के साथ में वो ऑरा फायर इस्तेमाल करता है। और डार्क देखते हुए कहता है कि वो एक परफेक्ट माइंड स्वॉर्ड है और अगर वो इस तरह के लेवल की माइंड स्वॉर्ड इस्तेमाल कर सकता है बिना हिले डुले तो ये ग्रैंड मास्टर, ये सच में मुरिम की दुनिया में मिस्टिक रियाम के बराबर का है। और मिस्टिक रियाम मतलब कि मुरिम की दुनिया में सबसे ऊपर वाला जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो, और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये कि चेरी और डार्क दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, दोनों ही ग्रैंड मास्टर्स है। और हम देखते हैं कि चेरी पहले हमला करता है और दोनों की तलवारें टकराती है, लेकिन दोनों आर पार निकल जाते हैं और वापस मुड़ते हैं और वापस एक दूसरे से तलवार टकराए जा रहे होते। डार्क कहता है कि ट्रांसेंडेंट स्वॉर्ड आर्ट चैप्टर 1 वर्स 3। और जब वो हमला करता है तो वो ज़मीन में तलवार डालकर एक इम्पैक्ट डालता है और चेरी वो देखते हुए सोचता है हाँ एक इम्पैक्ट वेव, और वो भी अपनी तलवार को सामने लाता है। और डार्क को देखते हुए सोचता है कि 1 मिनट, और क्या ये चैप्टर 1 और वर्स 1 है उस मार्शल आर्ट का प्रोजेक्टाइल। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि एक वो तलवार से जैसे कोई फोर्स निकलकर डार्क की तरफ आ रही होती है और डार्क आगे बोलता है कि चैप्टर 1 वर्स 4, और वो एक वो ब्लॉक वाली टेक्निक इस्तेमाल करता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि चेरी की तलवार को वो रोक देता है, लेकिन चेरी वापस अपनी तलवार को पीछे ले जाता है और डार्क मन में सोचता है तो ये सच में चैप्टर 1 के वर्स 2 जैसे अब्जॉर्ब जैसा है और इंटरेस्टिंग, और अगर ऐसी बात है तो चैप्टर 1 वर्स 5। और डार्क एक हमला करता है जिसको कि चेरी बोलता है कि हाँ, और वाह ये तो मैंने सच में काफ़ी कम समय में देखा है, लेकिन वो उस जो डार्क के किसी तरह का फोर्स होता है उसको तोड़ते हुए उसके अंदर आ जाता है। और डार्क कहता है 1 मिनट, और ये तो डिस्ट्रक्शन वाली टेक्निक, और चेरी तलवार सामने करता है और डार्क उसकी तलवार के हमले से बचते हुए वापस सोचे जा रहा होता है कि ये इस तरह का फोर्स है वगैरह वगैरह, लेकिन जो चेरी की वो तलवार की फोर्स होती है वो मुड़कर डार्क की तरफ आती है। और डार्क मन में सोचता है 1 मिनट, ये होमिंग फोर्स वाली टेक्निक, और वो भी अपने हाथ को सामने लाता है और कहता है कि गार्डिंग फोर्स, और ऐसा बोलते हुए वो उस तलवार के ओरा को काट देता है अपने हाथ से ही। और चेरी वो देख रहा होता है, कहता है कि वाह कितनी सरप्राइजिंग बात है यार, और मैं तुम्हारे जैसे किसी से पहले कभी नहीं मिला और मुझे लगा नहीं था कि तुम उस हमले के सामने खुद को डिफेंड कर पाओगे। और डार्क कहता है कि ये मेरी लाइन है यार, और ये काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है जब मुझे ऐसा महसूस हुआ है, और लोग बोलते हैं कि सारी चीज़ें एक हो जाती है अंत में, तो क्या इसका मतलब कि हम सभी लोग सेम ही टॉप पर आते हैं अंत में क्या? और चेरी कहता क्या? डार्क कहता कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था और मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन तुम सबसे बेस्ट राइवल हो जिससे मैं मिला हूँ। और चेरी भी कहता है कि मुझे उस सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और दोनों वापस एक दूसरे की तरफ बढ़ते और उन दोनों की ही तलवारें टकराती है। लेकिन हम देखते हैं कि डार्क की तलवार पर थोड़ा क्रैक होता है, और इसी के कारण अचानक से जब उनकी तलवारें टकराती है तो डार्क के अंदर वो मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। चेरी कहता 1 मिनट, आखिर ये क्या है? डार्क कहता शीट यार, और इतने समय में बस अभी इसको होना था। और हम देखते हैं कि वही हेल फायर मैजिक एक्टिवेट हो जाता है और एक धमाका होता है। और डार्क कहता अरे यार पिताजी तुम्हारे कारण, और उसके पिताजी का उसको चेहरा दिख रहा होता है जैसे। और हम देखते हैं कि ये खतरनाक सा जब धमाका होता है, कामू कहता आखिर ये हो क्या रहा और अभी भी क्या हुआ? मिनरवा कहते क्या वो कोई जादू है क्या? और दूसरी जो जादूगरनी होती है वो दूसरे लोग कहते 1 मिनट हेल फायर, और 1 मिनट ये इन्फर्नो नहीं, ये हेल फायर कोई इंसान भी कर सकता है क्या? और क्या तुम सच में एक जादूगर हो, और आखिर एक इन्फर्नो कैसे आएगा? और सभी लोग ऐसे जादूगर बोले जा रहे होते। जो मारिना होती वो मन में सोचती मैंने सुना तो था कि एक मैजिक स्वॉर्डमैन है सैलामेंडर नाइट ऑर्डर में, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये एक ड्यूचेस होगी। और क्या डार्क रोनिन ने कहा था कि वो एक ड्यूचेस हैं? और 1 मिनट डार्क, और क्या ये हो सकता है? और इसी के साथ में वो विजार्ड आई इस्तेमाल करती है और उसको सामने दिख रहा होता है कि जब वो सब चल रहा होता है और वो जादू को देखती है और कहते ये मजाकिया है क्या? और ड्यूचेस डार्क रोनिर, और बाद में वो याद कर रही होती है वो डार्क के सारी चीज़ों के बारे में और कहती है कि 1 मिनट, क्या ये वही डार्क है जिसको मैं जानती हूँ? मतलब कि ये वो प्रीस्टेस थी जो शुरू में डार्क के मर्सिनरी टीम के साथ में थी और इसने रूप बदला हुआ था तब। डार्क कहता 1 मिनट, और क्या ये नए डार्क है क्या? और ये चमक रहा है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि डार्क एक्वा रूलर का इस्तेमाल करता है और अपने आप को तो हेल फायर से बचा ही लेता है, और चेरी वहाँ पर जल रहा होता है। फिर डार्क एक्वा रूलर से चेरी के ऊपर भी पानी वगैरह डालकर हेल फायर को बुझा देता है, और फिर डार्क उसके पल्स को चेक कर रहा होता है और मन में सोचा लगता है कि उसने बॉडी को ताकतवर बनाने वाली की का इस्तेमाल किया, लेकिन एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था कि वो इसके सामने टिक नहीं पाया।
और उसकी पल्स थोड़ी कमज़ोर है और लेकिन उसका एनर्जी फ्लो नॉर्मल है और उसकी ज़िंदगी इतनी भी खतरे में नहीं है। लेकिन तभी डार्क को कुछ सामने दिखता है और अचानक से सामने जैसे एक धमाका होता है और कोई आता है। कामू और मिनरवा भी देख रहे होते हैं और डार्क के सामने दो टाइटन खड़े होते हैं और एक की तलवार डार्क के गले पर होती है और वो कहता है कि पीछे हट जाओ डार्क रोनिर। डार्क कहता क्या होगा अगर मैं मना करूँ और तुम लोग कौन हो। और तभी डार्क साइड में देखता है तो टाइटन खुलता है और उसमें से जेम्स निकलता है और डार्क कहता तुम तो इसका मतलब कि दूसरा इंसान ज़रूर वो प्ले बॉय होगा नहीं, और कोई शक नहीं कि तुम्हारी आवाज़ इतनी जानी पहचानी लग रही थी। हम देखते हैं कि जब दूसरा टाइटन खुलता है तो डेमियन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में डार्क को देख रहा होता है। डार्क कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम भी इस तरह की नज़रों से देख सकते हो। हाँ, डेमियन कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि एक बेटा जिसने कि अपनी माँ को खो दिया है और उसकी मौत के पीछे के मास्टरमाइंड से अभी अभी वो मिला है। डार्क कहता आखिर तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, और मदर मतलब कि माँ। डेमियन कहता कि लिसा क्लोडलेन, और तुम ये तो नहीं बोलने वाले ना कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। और हम देखते हैं कि डार्क को याद आता है कि चेरी ने भी यही बोला होता है कि तुम्हारे उधर एयरलाइन में लड़ाई के कारण लिसा के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आया था। डार्क मन में सोचता लिसा वही नाम। डार्क कहता ओह मैं समझ गया, और वो मन में सोचता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा टफ होगा उनमें से एक से भी लड़ना बिना एंड्रोमेडा के, और ये अच्छा नहीं है। और सामने वाला बंदा कहता अगर तुम मुझे मेरे पिताजी को सुरक्षित वापस दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा। और ये जेम्स बोल रहा होता है। डार्क कहता है एक मिनट, और ये तुम्हारे पिता है? तो जेम्स कहता है हाँ। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि एक टाइटन के हाथ में वो चेरी होता है और जेम्स कहता है थैंक यू। डेमियन कहता है कि मुझे पता है कि तुम नहीं थे जिसने कि मेरी माँ को मारा, लेकिन ये बात कभी नहीं, लेकिन ये भी सच है कि तुम ही थे जो इसके पीछे के एक मास्टरमाइंड थे। डार्क कहता है कि मैं इसमें तुम्हें मना नहीं करने वाला, और मुझे लगता है कि तुम अपनी माँ के कातिल के साथ में एक ही आसमान के नीचे तो नहीं रह सकते नहीं। और डेमियन कहता है लेकिन, और मैं हमारे चेरी अंकल के गर्व को ठेस पहुंचाऊंगा अगर मैं तुम्हारे ऊपर अभी हमला करूंगा, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि मुझे एक और चांस कभी मिलेगा भविष्य में। और इसी के साथ में वो दोनों ही टाइटन्स कहीं चले जाते। कामू वो सब देखते हुए कहता कि सभी सिपाही यहाँ से हम लोग अब भाग रहे, और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। आगे हम देखते कि मिनरवा और सभी लोग वहाँ पर आते, और डार्क कहता है एक मिनट, और आखिर ये एक वो चेहरा है जिसको मैं देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ नहीं। और मारियाना ग्रोंजेस, और वो मारियाना मतलब कि वो जादूगरनी कहती कि हाँ, और हम लोग वापस मिल गए योहाइनेस। डार्क कहता आखिर तुम ऐसे क्यों देख रही हो, और क्या ऐसा कोई जिसको कि तुमने मौत के मुंह से वापस आते हुए देख लिया? मिनरवा कहती कि मैंने थोड़ा बहुत सुना कि आखिर तुम लोग किस तरह से आर्गोन में मिले थे, राइट? डार्क कहता कि वेल वो चीज़ अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, और अभी के लिए इतना काफ़ी, और मैं अभी तुमसे ये चीज़ नहीं सुनने वाला कि आखिर मैंने चेरी को मारा क्यों नहीं, ये सब कंप्लेन नहीं। मिनरवा कहती मैं ये नहीं करने वाली, मेरा बस एक सवाल है कि आखिर जो अभी एक्सप्लोजन हुआ था और ये देखने में ऐसा लग रहा था कि हेल फायर जैसा कि मारिना ने कहा है, और बाद में तुमने जो पानी का वो वाटर बैरियर बनाया था वो भी एक 6 साइकिल वाले जादूगर के द्वारा ही बनाया जा सकता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्पिरिट के द्वारा। डार्क कहता तो उसके बारे में क्या? मिनरवा कहते कि मुझे चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी तुम्हारे लिए, और मैं बस एक ही चीज़ कंफर्म करना चाहती हूँ, और जिस तरह से एक नाइट और जादूगर माना इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं, तो आखिर तुम दोनों ही तरीके कैसे कर सकती हो? डार्क कहता कि मैं दोनों तरीके इस्तेमाल एक साथ में नहीं कर सकती। मिनरवा कहती आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? डार्क कहता है हेल फायर वो मेरी तलवार से आई थी, और जो वाटर बैरियर का मैजिक था वो मेरी अंगूठी से आया था, और वेल क्या मुझे सारी चीज़ें तुम्हें बतानी पड़ेगी? और वेल स्पिरिट मैजिक जैसा कि तुम बोल सकते हो वैसा ही है। मिनरवा कहती ओह, और आर्टिफैक्ट, हाँ, और वो मारिना जो जादूगरनी होती है वो कहती नहीं ये इम्पॉसिबल है, और हेल फायर तो एक 8 साइकिल वाला मैजिक है और सिर्फ एक 9 साइकिल वाला जादूगर ही ये कर सकता है, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक जो जादूगर होगा वही उसको एक तलवार के अंदर सील कर पाएगा। डार्क कहता तो वो जादूगरनी कहती ऑफकोर्स ये बस एक थियोरी है, और सबसे पहले इस दुनिया में इस धरती पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो कि इस हेल फायर को कंट्रोल कर पाए, और मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करती हूँ, और मैं तलवार खुद चेक करूंगी, और ये हो ही नहीं सकता कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लॉजिक को मना करता है और यहाँ पर दिखेगा। और मिनरवा कहती मारिना रुक जाओ। डार्क कहता ओए, और हम देखते हैं कि मारिना थोड़ी डर जाती है। डार्क एकदम कोल्ड आइस से बोलता है कि क्या तुम एक मार्शल आर्टिस्ट को बोल रहे हो कि वो अपनी तलवार छोड़ दे? और मारिना डरने लगती है, और हम देखते हैं कि जैसे एक हमला हो रहा हो, और इसी के साथ में मारिना अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो मिनरवा उसके सामने आते हुए कहती है लगता है कि मेरी जो साथी है वो थोड़ी रूड थी, और उसके बदले में मैं माफ़ी मांगती हूँ। और मारिना घुटने पर बैठ जाती है। डार्क कहता चलो तुम्हारी माफ़ी मैंने एक्सेप्ट की और अब यहाँ से चली जाओ। मिनरवा कहती थैंक यू और चलो चलते हैं मारिना। मारिना कहती सॉरी, हाँ ठीक है मैम। और इसी के साथ में वो दोनों भी वहाँ से जाने लगते उड़कर। डार्क कहता क्या मुझे भी वापस गेटसन से वो जादू सीखना चाहिए क्या उड़ने वाला जब मैं वापस जाऊँ? तो उसका ड्रैगन पिता कहता बेटे मैं भी यहीं पर हूँ यार। और इसी के साथ हमारा ये है कि मिनरवा और मारिना वो दोनों उड़कर कहीं जा रहे होते हैं, और मिनरवा कहती कि मारिना
और अभी तुमने जो चीज़ की थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी कही जाती है, और अभी के अभी तुम्हारा सिर कट जाता अगर तुम वापस वो चीज़ ट्राई करोगी तो। और मारीना कहती सॉरी, और मिनर्वा मन में सोती लेकिन वो सच में खतरनाक था, और एक ग्रैंड मास्टर जिसके पास में कि एक 3.0 आउटपुट वाला टाइटन है, और जो कि साथ ही में एक 8 साइकिल वाला जादू इस्तेमाल कर सकता है और स्पिरिट मैजिक भी। और ये अच्छी चीज़ है कि वो हमारी साथी है, लेकिन और जब वो नीचे देख रही होती है तो ड्रैगन कहता है कि बेटे बहुत अच्छा काम किया, और डार्क कहता है आखिर तुम कब से मुझे फॉलो कर रहे थे। और मिनर्वा कहती है आखिर क्या होगा वो हमारी दुश्मन बन जाए तो। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं पर ड्रैगन एक बहुत बड़ा सा गोला बनाता है, और डार्क कहता है ओए तुम्हें इसको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ड्रैगन कहता नॉनसेंस, और प्राचीन समय से ही किसी का दिमाग बहुत ही ज़्यादा महान होना चाहिए एक महान ड्रैगन बनने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि ये टोजिर से कनेक्ट होता है, और टोजिर कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन जीत की खुशी में योर हाइनेस, और ड्रैगन ही वो देखकर डर जाता है। और आगे टोजिर कहता है आखिर क्या हुआ चेरी के साथ में। डार्क कहता है कि वो एक ऐसा जंगली जानवर बन चुका है जिसको कि चोट लगी हुई है, और हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो टोजिर के उस गोले को बहुत छोटा कर देता है। और टोजिर कहता है क्या आप उसको मार नहीं पाए थे हाँ। और डार्क कहता है कि हाँ, और तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आ रही है तो थोड़ा जोर से बोलो। टोजिर कहता है कि कितनी बेकार चीज़ है, और अब करुमा के पास में बस मिनर्वा ही है मास्टर के रूप में, तो हमें उस चेरी को मारने की ज़रूरत थी। डार्क कहता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा ये सिस्टम को मेंटेन करना जब 3 ताकतवर मास्टर है वहाँ पर, और ऑलरेडी चेरी के अलावा भी वहाँ पर कॉर्निट में 3 मास्टर है, लेकिन हमारे देश में बस तुम और हमारे योहाइनेस रॉबिन्स है, और अंत में हमें यहाँ पर करुमा के साथ में हमारी दोस्ती बनाए रखनी होगी। डार्क कहता क्या होगा अगर जब तक कि चेरी बेहोश है और मैं उन सभी मास्टर को मार दूँ तो। डार्क तो टोजिर कहता कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा लेकिन तुम वो करना नहीं चाहते नहीं। डार्क कहता कि हाँ तुमने मुझे पकड़ लिया। टोजिर कहता सबसे पहले अगर तुम टोजिर कहता है सबसे पहले तुम चेरी को जिंदा ही नहीं छोड़ते, भले तुम उनको मार सकते थे फिर भी। और डार्क कहता तुम सच में समझदार हो, और सच में उस जैसे ताकतवर दुश्मन से मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और उसको ऐसे मारना तो बेकार जाएगा। और वेल क्या तुम्हें इसके बारे में कोई कंप्लेन है। टोजिर कहता कि तुम वही सेम चीज़ बोल रहे हो तुम्हारे पिता के ही जैसे। तो ड्रैगन कहता हाँ मैं, और वो टोजिर कहता तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि अगर मुझे कोई कंप्लेन है तो मैं वो निकल जाऊँ। और ड्रैगन कहता हाँ क्या मैंने ऐसा कहा था, और लगता है कि इसीलिए तो ये मेरा बेटा है। और डार्क कहता तो आखिर अभी की सिचुएशन क्या है। और टोजिर कहता सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चल रही है, और ड्यूक क्रोवा और वो अभी फ्रंट लाइन से आगे जा रहे हो और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़ाई में आगे बढ़ते जा रहे। डार्क कहता है चलो, और अब जैक्सन की यहाँ की लड़ाई खत्म हो चुकी है तो जो 3 मास्टर है वो भी वहाँ पर बढ़ रहे होंगे, तो ये रॉबिन्स की अब जान खतरे में नहीं पड़ेगी। टोजिर कहता है कि हाँ सही कहा, तो प्लीज़ वहाँ से पीछे हट जाइए। डार्क कहता है कि ठीक है, और वो मुस्कुरा रहा होता है। ड्रैगन वो देखते हुए कहता है कि बेटे और आखिर ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस बुढ़े टोजिर जैसे जादूगर से बात करना ज़्यादा एंजॉय करते हो, वो भी अपने पिता से ज़्यादा। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि मिरान अलायंस के जो साथी देशों का किंगडम होता है वहाँ पर, और हम देखते हैं कि एक गेम का राजा वो कहता है कि तो वो लोग जीत गए हाँ। टोरन का राजा कहता है कि हाँ, और ये सच में क्लियर विक्ट्री है, उनकी जीत है। और जारेन का राजा कुछ नहीं बोलता है, और दूसरा एक राजा बोलता है किसने सोचा था कि ये इतने ताकतवर कोरिंथ की जो मेन फोर्स है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और एलन किंगडम का राजा कहता है कि ईमानदार से को तो ये बस करुमा ही नहीं जीता है, लेकिन ये बात थी कि वो लोग ऐसी सिचुएशन में अच्छे से बातचीत कर पाए, लेकिन आखिर कोई भी मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है। आगे एक राजा कहता कोरिंथ अब वहाँ पर जाकोना के उस जगह पर और कब्जा नहीं कर सकता, और दूसरा बंदा कहता है हाँ अब करुमा उस जगह पर राज करेगा क्योंकि वो लोगों ने ऑलरेडी इस जगह को सिक्योर कर लिया है। और दूसरा एक गेम का जो राजा होता है वो कहता है हाँ तो अब हम लोग करुमा के इलाकों के बीच में फंस चुके हैं नहीं। और दूसरा बंदा कितनी बेकार चीज़ है नहीं, और हम लोग अपने एक साथी देश पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और एक और बंदा कहता है इसलिए मैंने कहा था कि हमें अलग देश बनकर ही न्यूट्रल रहना था, लेकिन अब जब हमने एक साइड ले ही लिए तो ये तो होना ही था। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो सभी लोग ऐसे बातें किए जा रहे होते जो कि मैं वापस स्किप कर रहा हूँ। और अंत में वो लोग एक ही निर्णय लेते हैं कि क्यों ना हम लोग कैराटूस से जाए और वो लोग हमें एक आज़ाद देश की पोजीशन दे ऐसा पूछे। और हम देखते कहीं और जहाँ पर कि चेरी का इलाज चल रहा होता है जादूगरों के द्वारा, और वो एक जादूगर कहती है कि वो अब खतरे से बाहर है। और जेम्स कहता है थैंक्स, और चलो तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया, और तुम सभी लोग थके हुए लग रहे तो क्यों ना जाओ यहाँ से। तो वो कहती ठीक है। हम देखते हैं कि जब वो चली जाती है तो जेम्स वहाँ पर साइड में देखता है जहाँ पर कि डेमियन खिड़की से बाहर देख रहा होता है, और क्योंकि उसकी माँ मर चुकी होती है, लीसा उसकी माँ होती है, और अभी जेम्स उसको अकेला छोड़कर बाद में वो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। हम देखते हैं कि कामू कहता तुम यहाँ पर आ गए और हमारे पास में थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। जेम्स कहता क्या। कामू कहता कि कैराटूस ने उनका हमला शुरू कर दिया है। और जेम्स कहता 1 मिनट, और आखिर उनके घुसपैठ करने की फोर्स कितनी ज़्यादा बड़ी है। कामू कहता 3 नाइट ऑर्डर और कुछ 100 टाइटन के आसपास, और इसी तरह से वो अलग अलग बता रहा होता है। और जेम्स कहता तो तुम ये बोल सकते हो कि पूरा कैराटूस ही यहाँ पर लड़ रहा है। तो कामू कहता कि हाँ, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हमारे जो कॉपर क्रॉस नाइट के ऑर्डर है उनको पूरी तरह से बस 10 मिनट में ख़त्म कर दिया था। और नंबर होने के साथ में वो बहुत ही ज़्यादा इलाइट भी और ताकतवर भी है, और वो बास्टार्ड अपने आप को यहाँ पर आने से पहले अच्छे से तैयार कर रहे थे।
और अरे यार, और किसने सोचा था कि ये लड़ाई पूरी तरह से साइड में हो जाएगी काराटूस के कारण, जिसको कि हमने अपनी नज़रों में भी नहीं देखा था। तो जेम्स यहाँ पर डार्क को याद कर रहा होता है और इसी के साथ में हम देखते हैं कि किले के अंदर जहाँ पर कि टोजिर होता है और कहता है कि थैंक यू आपकी इतनी मेहनत के लिए योर हाइनेस। डार्क कहता है कि चलो, और आखिर मेरे वापस पुरानी दुनिया में जाने के तरीके के बारे में क्या हुआ और क्या तुमने वो देख लिया? टोजिर कहता नहीं, अभी तक नहीं, और हम लोग अभी भी 20 से भी ज़्यादा जादूगरों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये देखने के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा और इंतज़ार कीजिए और हम पक्का एक तरीका ढूंढ लेंगे, तो ज़्यादा चिंता मत कीजिए और हमारे राजा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। डार्क कहता ठीक है चलो, और मैं जाकर अभी उससे मिलते हूँ। और हम देखते हैं कहीं पर वो जो एम्परर होता है वो बैठा होता है और कहता है कि तो तुम यहाँ पर आ गए, और वो खाना खा रहा होता है। डार्क कहता है कि डार्क रोनिर अपने आपके ऑर्डर पूरा करने के बाद में आ चुके हैं। एम्परर कहता तुमने अच्छा काम किया और तुम्हारे ही कारण मुझे सच में अब थोड़ी वापस मेरी भूख आ गई है खाने की, जो कि इतने समय से गायब हो चुकी थी। डार्क को देखते हुए कहता लेकिन लगता तो है नहीं कि तुम्हारे खाने की चीज़ें ज़्यादा बदली है। एम्परर कहता कि मैं सच में एक बुरा रूलर रहूँगा अगर मैं अभी भी लग्जरी में तुरंत चला जाऊँ, और क्या तुम ऐसे किसी के लिए काम करोगे? डार्क कहता बिल्कुल नहीं। एम्परर कहता कि हाँ सही कहा, और इसी कारण से तो मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, और ये फैक्ट कि तुम मेरे साथ में हो इसका मतलब कि मैं अपने रास्ते से ज़्यादा अलग नहीं गया हूँ, और जब तक कि कुछ ज़्यादा चेंज ना हो तो जो अगली लड़ाई है वो 6 दिन के बाद में होगी। और डार्क कुछ समझ नहीं पाता। एम्परर कहता ड्यूक डार्क रोनिर। डार्क कहता यस योर मैजेस्टी। एम्परर कहता कि हमारे देश का पुरानी राजधानी कैररेन सिटी, और प्लीज़ उसको वापस उस पर कब्जा करो और हमें ला कर दो। डार्क कहता कि मैं आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करता हूँ। और इसी के साथ में हम देखते हैं कहीं पर डार्क आता है, दरवाज़ा खोलता है और कहता पिताजी, और उसका पिता ड्रैगन वो उल्टा लौट रहा होता है और कहता कि बेटे तुम वापस आ गए। डार्क कहता कि जब मैं यहाँ से बाहर था तो तुम यहाँ पर आए थे हाँ? और उसके पिताजी वापस सीधा होते कहते कि हाँ हाँ मैं आया था। और डार्क कहता मैंने सुना कि तुमने बहुत ही ज़्यादा बड़ी तबाही की और यहाँ तक कि गेट भी तोड़ दिए थे। ड्रैगन कहता मेरी बात सुनो मेरे बेटे, और सबसे पहले उन लोगों ने कहा था कि वो लोग तुम्हें जानते ही नहीं थे, और ये बात भी जानने से मना कर दी कि तुम हो कौन। और हम देखते कि डार्क वो चीज़ें बता रहा होता है कि जब ड्रैगन ने बोला होता है कि मैं बस तुम्हारी याददाश्त के साथ में रहूँगा अपने सारे वो ज़िंदगी भर, और मैं सच में तुम्हें यहाँ से खुशी के लिए विश करता हूँ। और डार्क बोलते कहता ये चीज़ तुमने कही थी, और अभी कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ हमको अलग हुए, और फिर भी तुम ऑलरेडी इस कैसल में आकर इतनी ज़्यादा तबाही मचा रहे हो। ड्रैगन कहता आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार, और मैंने लिटरली अपनी हड्डी निकाल कर तुम्हें अपने प्यार से बड़ा किया है, और तुम बहुत मतलबी हो। और डार्क कुछ बोल नहीं पाता, और ड्रैगन कहता क्या तुम्हें मुझ पर शर्म आ रही है? और डार्क कहता ऐसी बात नहीं है, और वो कहता ओ हाँ तुम्हारी हड्डी। ड्रैगन कहता हाँ, और क्या तुम भूल गए क्या, और जो तुम्हारी तलवार है वो तुम्हारे पिताजी की हड्डी से बनी हुई है। डार्क कहता ये वो बात नहीं है, और उसकी जो तलवार पर क्रैक आया होता है डार्क को बता नहीं सकता, और कहता वेल चलो, और मैं कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहा था, तो आपने बस मुझे मिस किया था राइट? और ड्रैगन कहता है हाँ अब तुम मुझे समझ सकते हो नहीं? डार्क कहता ठीक है चलो मुझे कुछ काम है तो आप थोड़ा ब्रेक लीजिए। ड्रैगन कहता चलो साथ में चलते हैं। डार्क कहता नहीं ये चीज़ है जो मुझे अकेले ही करनी है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता हूँ।